हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट फिसला, निफ्टी भी 11,750 के नीचे आया। निफ्टी बैंक में इस वक्त 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, डाउ फ्यूचर्स करीब 300 पॉइंट टूटा। दिवाली से पहले रिलायंस ग्रुप के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, वेतन कटौती का फैसला हुआ वापस। अब तक कटी हुई सैलरी भी मिलेगी वापस। 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। कोटक महिंद्रा बैंक ने पेश किए अच्छे नतीजे, एनआईआई 16 तो मुनाफा 26% से ज्यादा बढ़ा। बैंक के एनपीएस और प्रोविजनिंग में आई कमी, नतीजों के बाद शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी। ऑटो शेयरों में दिख रही है मुनाफा वसूली। त्योहारों के बाद डिमांड घटने की आशंका से निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3% ज्यादा टूटा। हीरो मोटो, बजाज ऑटो 6% ज्यादा फिसले। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स में भी करीब 4% की गिरावट। Q2 नतीजों के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील 4% से ज्यादा टूटा। कंपनी के मुनाफे में आई है 37% की कमी। दूसरे मेटल शेयर भी फिसले। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 4% नीचे। हमारा फोकस इस वक्त ऐसी कंपनी में निवेश करना है जिसमें डेट मॉडरेट हो, ताकि अगर ये डाउनटर्न लंबा चल गया तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। कोटक एएमसी के निलेश शाह ने कहा, कंपनियों के अच्छे नतीजों से और बढ़ेगी बाजार की रफ्तार। केमिकल में दाव लगाने की दी सलाह। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, कर्ज घटाने और बैलेंस शीट को मजबूत करने वाली कंपनियों पर करें फोकस। आज ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत 45 कंपनियों के सीईओज मीटिंग में होंगे शामिल। जी हाँ, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआत थोड़ी देखिए ढीली नोट पर हुई है। 550 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में 650 पौने 700 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 1:2 का है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। और मिड कैप इंडेक्स भी 2% की गिरावट इस समय झेल रहा है। ग्लोबली चिंताएं हैं, उसके चलते देखिए आज भारतीय बाजार भी फिसलते हुए। और ये देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये देखिए गिरने वाले शेयर ज्यादा हैं इस समय बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। और इस समय हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया विक्स जो है देखिए वो दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। आज के बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए दमदार पैनल है हमारे साथ। दीवाने खास साहब हैं, उनके पिक्स भी लेंगे। प्रकाश दीवान जी हमारे साथ इस समय, और साथ ही टेक्निकल राय देने के लिए प्रकाश गाबा जी हैं, आशीष चतुर्मोता जी, राजेश सतपुते जी, चंदन तापड़िया जी, रचना वैद्य, ये सारे मेहमान हैं हमारे साथ। और आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आज ही बताएंगे कौन कौन से इवेंट्स कल इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं, नतीजों का एनालिसिस भी होगा। और पोल के ऊपर देखिए बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस सब पर चर्चा होगी। खासतौर पर भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई प्रू, टाटा मोटर्स, अमर राजा बैटरीज, ये तमाम कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसके ऊपर हम इसी शो में चर्चा करेंगे। आशीष से हम ये भी जानेंगे कि कल के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, इवेंट्स नतीजों के अलावा कौन कौन से हैं। और डीलिंग रूम चेक लेंगे यतिन से। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर ठीक 3 बजे होंगे। उसके बाद होगा बीटीएसटी, एसटीबीटी, आइडियाज। तो एक्शन वीरू भरपूर है आज के शो में। जी, एक्शन भरपूर है। एक बार इंडेक्सेस का चेक लेते हैं। करीब 11,735 अप्रोच क्या हो बात करेंगे उस पर। और बैंक निफ्टी अगर आप देखें 23,941 डे लो पर 24,000 के महत्वपूर्ण जोन को वॉलेट करते हुए। एक बार जरा स्ट्रेटेजी लेके आइए सुबह की और अब की बात करते हैं। देखिए लॉन्ग्स पे बहुत पैसा बना, लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर एक लेवल अभी अभी बात करते हुए टूट रहा है, वो है 11,730। 11,730 का मतलब ये है डाउ फ्यूचर्स के पेन में आपने क्या तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया 730 750। मैंने सुबह भी मेंशन किया था, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन याद रखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा। अभी यहाँ पे विपसॉस का अगर आप देखें डर होता है, यहाँ पे ट्रैप होने का डर होता है। लेट्स सी आज की क्लोजिंग कहाँ आती है, उसके बाद पुट ऑप्शन लेनी है या पुल बैक के लिए कॉल लेनी है, बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एवरेज होता है 20 डे में, राइजिंग 20 डे में, राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आता था 730 740 के रेंज में। और मई से लेकर यानी 27 मई से लेकर टिल डेट तक
ये मात्र सेकंड ऐसा इंस्टेंस है जब हमने 20 DMA का तोड़ा है। तो अभी कुछ देर पहले जो हेमंत ने बात की थी ना, सिट बैक एंड रिलैक्स, मेरे ख्याल से हेमंत 730 750 मेरे लिए सबसे क्रिटिकल लेवल था। मैं वेट करूंगा कि ऐसे अब इस बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, लेकिन फॉर द टाइमिंग आई थिंक इन लेवल्स पे शॉर्ट करना मुश्किल है। हेमंत, आपकी अप्रोच? वेट एंड वॉच की अप्रोच है। अगर आप दो शब्दों में पूछे तो यही है, बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, अगर गिरावट हो रही है तो गिरने दीजिए, थम जाए बाजार, उसके बाद फिर ट्रेड करना चाहिए। वैसे ही जैसे आंधी तूफान आ रहा है तो रुक जाइए, वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है। अब 600 पॉइंट अगर नीचे बैंक निफ्टी गिर रहा है, मैं कहता हूं हमेशा भाव भगवान है, कोई कारण है जिसकी वजह से गिर रहा है, और ये इस समय देखिए ग्लोबल कारण है। इसलिए शुरुआत में मैं कहता ये इंपोर्टेड गिरावट है। ये 300 पॉइंट पर जाकर डाउ फ्यूचर रुकेगा या अमेरिका में इससे ज्यादा गिरावट होगी, देखिए ये तो अमेरिका के बाजार ही बताएंगे, लेकिन हमारे यहाँ लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो लैक ऑफ बाइंग की वजह से दरअसल नीचे आ रहा है। बहुत बढ़ चुके थे बाजार और अच्छा प्रदर्शन देखिए पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों ने दिखाया भी था, और अचानक से डाउ फ्यूचर्स बिगड़ गए हैं। ये सुबह सुबह जब हम कारोबार कर रहे थे तो केवल 150 पॉइंट नीचे थे, उतना तो हम बर्दाश्त कर पा रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे करके देखिए गिरने लगे और यूरोप के मार्केट्स में और जोर से गिरावट देखने को मिली। तो कोरोना की चिंताएं, नए पैकेज आने की जो उम्मीद थी वो देखिए धीरी पड़ रही है, और सारे दुनिया के लोग एक ही बात कह रहे हैं, ये जो इलेक्शन है इससे पहले स्टे लाइट जो अमेरिका में होने वाले हैं, तो यू नेवर नो कौन जीतता है। बिडेन साहब जीतते हैं, ट्रंप साहब जीतते हैं, इस समय देखिए ये असमंजस तो है ही, और ज़्यादा दिन है नहीं इस इलेक्शन के लिए। तो अगर आप बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ी कम ट्रेडिंग करिए और इंतजार करिए इसका इलेक्शन का आउटकम क्या निकल कर आता है। सुबह सुबह हम लोग नीलेश शाह साहब से बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन दीवाने तो हम होंगे, ये बात तो पक्की है, और दुनिया भर के बाजार दीवाने होंगे, क्योंकि कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं लॉन्ग टर्म में, लेकिन देखिए शॉर्ट टर्म में तो इंपैक्ट ये इवेंट करने ही वाला है। तो ये इवेंट है, और इस इवेंट से पहले देखिए अमेरिका के बाजार थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी का असर देखने को मिल रहा है। मैं देखूंगा कल सुबह सुबह फिगर कैसा आता है कैश मार्केट में FIS का, अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर देखिए कल बुल्स को हौसला बनेगा। तो देखेंगे हमारे यहाँ क्या गिरावट होती है, खाली लैक ऑफ बाइंग की वजह से आज हम फिसल रहे हैं सेकेंड हाफ में। तो कल का आंकड़ा देखने के बाद कोई रणनीति लेनी चाहिए, इसलिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने। आप कहते हैं ना वीरू, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, तो आज के दिन शांति से रखिए। इतने बढ़िया बढ़िया राजेश जी गाने बता रहे हैं, मैं तो 2 बार सुन चुका हूँ, मुसाफिर हूं मैं यारों। राजेश जी क्या मतलब, सारे लोग देखिए, अब जितने भी पैनल पे सुबह भी लोग आए थे, इस समय भी देखिए सब लोग आपके गाने की तारीफ इतनी कर रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। आशीष से भी मैंने कहा, मैं 2 बार सुन चुका हूँ, आशीष ने एक जोक मारा, अब क्यों पहली बार में समझ में नहीं आया क्या? तो क्या शानदार गाना सर आपने गाया है, बताइए रणनीति क्या रखेंगे आज? सर आज की रणनीति यही है कि सोच रहा हूँ और शाम को कौन सा गाना गाऊं। हाँ ये सही है। 200 पॉइंट निफ्टी नीचे है। क्या हमने तो सुबह भी आपसे दरख्वास्त की थी, रोज शाम को खराब बाजार वाले दिन एक गाना जरूर चाहिए, वही मूड सुधार सकता है सबका। देखो गुड आफ्टरनून सर। देखो मुझे ये आपको बाजार में रहना है तो ये सबको आपको तैयार रखना चाहिए। एवरीवन नोज कि 12,000 पे अटक रहा था, और हमने सुबह भी कहा था 11,800 के नीचे थोड़ी मंदी ज्यादा होगी। सो दिस इज यू हैव टू बी पार्ट एंड पार्सल, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो इट्स फाइन, देखते हैं शाम को कौन सा गाना गाना है। नहीं सर, मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए उस दिन हमने नीरज भाई के लिए इतने सारे प्लानिंग कराई थी, तो आपके लिए भी हमारे गेस्ट से मैं सिफारिश मांग सकता हूँ, पूछ सकता हूँ भाई कि कौन कौन से गाने वो सुनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है हम आपको बिल्कुल स्विमिंग पूल में ऐसे उतार देने वाले हैं, आपको बताएंगे कौन कौन से गाने हमारे दर्शक लोग सुनना चाहते हैं, हमारे गेस्ट लोग सुनना चाहते हैं, तो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन बात सही है, थोड़ा सा इंतजार करने वाला बाजार है इस समय, ज्यादा वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है। पूछते हैं दीवान साहब से, वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज के बाजार को। दीवान साहब, मंडे थोड़ा सा भारी पड़ा है बुल्स को, गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट को? यस हेमंत, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट को कभी कभी बहाना चाहिए होता है करेक्शन के लिए भी। सही है। ऊपर जाने के तो बहुत कारण मिल जाते हैं, कभी कभी नीचे जाने के लिए भी कोई ढूंढता है। और आप ये यकीन मानिए कि जो अगले 2 हफ्ते हैं, आज से शुरू हो रहा है जो दौर,
ये हमारे लिए इस साल का सबसे जिसको कहते हैं वॉलेटाइल फेज है या ट्रिगर ड्रिवन फेज है। इसमें यूएस इलेक्शंस हैं, इतने सारे रिजल्ट्स हैं कि मैं गिनती कर रहा था तो मतलब कितने सारे कि आप दिन में आप आशीष को गुड बैड एंड द अगली के लिए 1 घंटा भी देंगे तो शायद कम पड़ जाएगा। और जो बिहार का इलेक्शन है, जो राजनीति का जो दावपेच जो यहाँ पे थोड़े से वो तेज हो रहे हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और साथ साथ हमारे साथ ग्लोबल क्यूज जो हैं वो पिछले हफ्ते से ही नेगेटिव रहे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है अहमद कि पिछले एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते 5 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईज ने करीब 7,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग की है कैश मार्केट में। ऑफकोर्स डीआईएस उस टाइम सेलिंग पे थे। तो ये जो रुख है इनका अगर चेंज नहीं होता, सिर्फ एक पॉज लेते हैं तो आपको वापस लोअर लेवल्स पे एक वो मिलेगा। और आज जो विक्स की जो आपने एक चर्चा की शुरुआत में एक जिक्र किया कि जो विक्स 7-8% की तरफ जो बढ़ रही है, उससे ये होता है जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए विक्स बहुत मायने रखती है। तो जैसे ही विक्स बढ़ने लगती है तो वो सेलिंग और आने लगती है। तो ये सेलिंग का और तो कोई कारण, अच्छी चीज ये है कि सेलिंग का कोई कारण खास नहीं है, कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, आपको कहीं ऐसी कोई मायूसी ऐसी वाली दिखी नहीं है। इट इज जस्ट मार्केट थोड़ा लाइट हो रहा है। तो जब लाइट हो रहा होता है तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका रहता है कि अच्छे माहौल में आपने अच्छे भाव पे लिया, जो भाव बढ़ चुके थे, आप देखते देखते डर रहे थे, उसके जगह आज आपको निफ्टी 200 पॉइंट नीचे का एक वो दे रही है बिना कोई ट्रिगर के। ये सबसे अच्छी चीज है कि नेगेटिव ट्रिगर कोई नहीं है लेकिन मार्केट हल्का हो गया। तो आपको बार्गेन बाइंग है, दिवाली का टाइम आ रहा है तो सेल लगी है थोड़ी बहुत कुछ दिन के लिए, तो उसमें हिस्सेदारी आपको करनी चाहिए, लेना चाहिए। बट सिलेक्टिव रहेगा मार्केट, वॉलेटाइल भी रहेगा। सो वही लोग रहे जो लेने की चेष्टा करें, जो थोड़ा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ रह सकते हैं, पोजिशनली एटलीस्ट 2-3 हफ्ते पार कर सकते हैं। स्टॉक्स जो दिवाली की छोटी सी सेल लगी है आप कह रहे हैं, उसमें क्या खरीदना चाहेंगे? कौन सा सेक्टर, कौन सा शेयर? आई थिंक एक क्षेत्र जो मुझे लगता है थोड़ा सा साइड लाइन हो गया क्योंकि दूसरे सेक्टर्स आगे आके हावी हुए, तो वो है फार्मा। और मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि फार्मा की जो स्टोरी है वो कहीं भी जो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कहीं चेंज नहीं हुआ है। रिजल्ट्स में अभी तक फार्मा की कोई कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आए। आपने सिर्फ आईटी के देखे रिजल्ट्स आते हुए, थोड़े बहुत बैंक्स के आए और एक आध कोई ऑटो कंपनी। बट जो मेन फार्मा की जो ट्रेंड है रिजल्ट्स की, वो आप देखेंगे तो रिजल्ट्स अभी भी मजबूत आने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि जो फार्मा में बड़े नाम है या जो प्रॉमिसिंग नाम है वो आज आपको जिस लेवल पे मिल रहे हैं, और मैं बार बार वही बताता हूं, सिप्ला को आप देख लीजिए, आप सिंजीन देख लीजिए, आप फाइजर देख लीजिए। आशीष चतुर्वेदी मेरे दिख रहे हैं स्क्रीन पे बैठे हुए, उन्होंने भी इस पे मोहर लगाई है, मुझे याद है। और इस टाइप की जो बिजनेसेस हैं, और कहीं ना कहीं वैक्सीन में जैसी बढ़त आने का अंदेशा मार्केट को होगा, और इसके साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन जो होगा, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज का हो या डायग्नोस्टिक सर्विसेज का हो, तो ये सब चीजें तो खराब होनी नहीं है। सो आई थिंक फार्मा एक क्षेत्र है। और दूसरा एक नाम, अब इसमें राजेश सतपुते जी का से गाना आप गवाना चाहें तो इसके ऊपर भी गा सकते हैं, वो है एल&टी। इन्होंने काफी समय पहले एल&टी को हमको बताया था कि एल&टी में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन एल&टी में, और मैंने भी याद आपको कहो तो पिछले हफ्ते कहा था कि जो इसके आईटी कंपनीज के जो इसके 3 बच्चे जो है, पिताजी तब चल नहीं रहे थे, वीरेंद्र ने बताया, लेकिन बच्चे बड़े दौड़ रहे थे। तो LTI, LTTS, माइंडट्री, हर चीज में एक अच्छी तरंग थी। लेकिन एल&टी ने आज जाके इस सबको डाइजेस्ट करना शुरू किया, और एक डिविडेंड का जो ऐलान होना बाकी है वो एक मेरे ख्याल से काफी बड़ा ट्रिगर रहेगा कैपिटल एलोकेशन को लेके, कि काफी समय से एक वो बना हुआ था कि ये पैसा जो बटोरा है इसका करेंगे क्या। तो अब फाइनली वो भी एक आपके पास निकल के आया। तो मुझे लगता है एल&टी जिस हिसाब से आज होल्ड कर रहा है, ऑफकोर्स निफ्टी में इसकी वेटेज बहुत ज्यादा नहीं हो के सिर्फ 2.5% के नीचे है, इसलिए इतना निफ्टी में इसका वो असर नहीं दिख रहा आपको। लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस पे जो ये परफॉर्म कर रहा है, ये मुझे लगता है आपको काफी जल्द 1000 रुपए के ऊपर निकलते हुए 1100 की तरफ कूच करते हुए दिखेगा। और वही स्ट्रैटेजी रहेगी। रिजल्ट जिनके अच्छे आए हैं और चले नहीं है, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया लार्ज कैप में, इस टाइप के नाम में बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। तर्क ये है कि अच्छे रिजल्ट आए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ सॉफ्टनेस प्राइस में है, तो ये लेने का मौका बन जाता है। सही आपने बताया, फाइजर, एल&टी, ये तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जो आपको पैसा बना कर देंगे। अच्छा, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो लोग भी पॉजिटिवली सरप्राइज हुए हैं कि स्पेशल डिविडेंड दिया जा रहा है, काफी समय से नहीं दिया गया है,
तो ब्रोकरेज हाउसेज नमूरा वगैरह देखिए सब काफ़ी खुश हैं। नमूरा कहता है 35 रुपये का डिविडेंड आ सकता है, तो अच्छा है। देखिए 35 रुपये का डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस अब बिल्ट इन होनी शुरू होंगी। 28 तारीख को इसके परिणाम आने वाले हैं, और 28 दूर नहीं है, आज 26 है, तो 2 दिन बाद बुधवार की शाम को, जनरली सेकेंड हाफ में आते हैं इसके नंबर्स, तो बुधवार की शाम को इसके नंबर्स आएंगे। तो ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। बढ़िया बताया सर आपने। मुझे याद है LNT के जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं जो अलग हुए, उनके ऊपर तो आप काफ़ी बुलिश थे। और सतपुते जी उर्फ हमारे इतनी शानदार आवाज़ है आशीष सतपुते जी की, नहीं इस बार तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था। 9000 लाइक्स, 9000 व्यूज आ गए हैं अब तक उस वीडियो को। रातों रात सेलिब्रिटी बन रहे हैं। रातों रात, हाँ। गाना इतना बढ़िया है कि ब्रेक में भी हम लोग गाना सुन रहे थे सतपुते साहब, पता है आपको? हाँ, तो ये राजेश जी आपने कुछ ट्राई वगैरह कर रहे हैं? आप तो कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आते हैं हमारे कलर्स पर भी आते हैं, बहुत जगह आते हैं। सर आप एक बार जाइए सर, मतलब जरूर स्टॉक मार्केट के तो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक आध गाने में आप वहां पे भी ट्रॉफी पक्का जीत कर आएंगे, ये हम लोगों का पक्का विश्वास है। और हम लोग वोट करेंगे, वो बाहर से भी आशीष वोट होता है ना, है ना? हाँ, वो हम लोग करेंगे सर। मैंने वो जैकपॉट के लिए जो पहले वो बनाते थे ना हम लोग क्यूज, तो उसमें गाने लेना बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। हाँ, कहीं से भी गाने पकड़ लेते हैं भाई साहब। हाँ, तो बस बिल्कुल सही बात है। तो राजेश जी के मुस्कुराहट का राज है उनके सॉन्ग्स। और दीवान साहब कह रहे हैं देखिए LNT खरीदिए। रचना जी से पूछते हैं वो ऐसे बाजार में कैसे खुश रह रही हैं, किस तरह से ट्रेड कर रही हैं। रचना जी बताइए क्या व्यू है आज के मार्केट को देखकर, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और स्ट्रेटजी तो हम जरूर बताएंगे। उससे पहले हम ये कहेंगे कि जैसे हमने पिछले 2 वीक में बात किया था कि 11,750 से लेके 12,000 की रेंज में है निफ्टी, और उसी रेंज में रहा है दोनों हफ्ते। तो जब भी बॉर्डर्स पे गया, 12,000 पे गया, तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और 11,750 के आसपास 2-3 बार हमें बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला। आज बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ वो उस लेवल के भी नीचे आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि फिलहाल दोनों चीजों के लिए बड़ा कठिन टाइम है। मतलब कहने का मतलब है कि शॉर्ट्स करने के लिए आज अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स जो है वो इंट्राडे में एंट्रीज निकल गई है। तो अब अगर फ्रेश एंट्री इस लेवल पे शॉर्ट में देखेंगे तो माइनर थोड़ा पुल बैक पे करे तो ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। तो शॉर्ट के लिए थोड़ी देर हो चुकी है, फ्रेश शॉर्ट के लिए। और अगर लॉन्ग की बात करें तो मुझे विश्वास नहीं है कि अभी ये फॉल जो है यहाँ पे रुक जाएगा, तो थोड़ा जल्दी है। अभी अगर फ्रेश बाइंग करेंगे तो उसके लिए थोड़ा अर्ली है, और शॉर्टिंग के लिए थोड़ा लेट है। उस टाइप के टाइम फ्रेम में हम अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नाम ऐसे हैं दोनों साइड पे, लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे, जिनमें खरीदारी और बिकवाली दोनों कर सकते हैं। माइनर पुलबैक्स दोनों में अगर दिखे तो एंट्रीज मिल जाएगी। और अगर इस तरह की एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो अगर समझ लीजिए कल सुबह का दिन बेटर रहता है, या तो अभी सेकंड जो भी लास्ट 1 आवर है उसमें मार्केट थोड़ा सा संभल लेता है, तो इन दैट केस HDFC लाइफ ये एक अच्छा स्टार्ट दिख रहा है मुझे। 578 फ्यूचर्स की बात करी मैं, 578-79 अगर क्रॉस करेगा तो ये अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा सकता है, और उसमें खरीदारी करी जा सकती है। 570 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर हम देखेंगे इसके लेवल्स, तो 580-90 तक ये स्टॉक हमें जाते हुए दिख सकता है। और अगर शॉर्ट की बात करूं मैं तो उसमें है टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर मार्केट गिरना कंटिन्यू करता है तो टाटा स्टील में एक शॉर्ट देखने को मिल सकता है। बेसिकली जो स्टॉक्स बहुत रैली करे हुए थे उन्हीं में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अच्छा फॉल और डाउन मूव मिल सकता है। तो टाटा स्टील में शॉर्ट के लिए नजर रखनी चाहिए, और HDFC लाइफ पे पॉजिटिव बुलिश मूव के लिए नजर रखनी चाहिए। ओके, HDFC लाइफ याद रखिए लॉन्ग साइड पे रचना जी की व्यू है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 580, और वीकनेस टाटा स्टील में परसिस्ट कर सकती है। तो टाटा स्टील हो रहा देखें शॉर्ट साइड पे। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। आशीष, पहले तो बाजार पे आपका नजरिया। अच्छा देखिए आशीष और हेमंत, इनफैक्ट कितना इंटरेस्टिंग है ये। आज से ठीक 4 साल पहले यही वक्त था, नवंबर का महीना, बाजार को डर था कि कहीं ट्रंप ना आ जाए, और बाजार को अब ये डर है कि कहीं ट्रंप ना चले जाए। तो बाजार 4 साल में कहां से क्या से क्या हो जाता है। अब आशीष चतुर्मोता जी, आपकी राय। आज पहली बार आपने पोस्ट, आप ये समझ लीजिए कि 1 अक्टूबर के, यानी इस सीरीज में पहली बार 20 डेमा का नीचे अटेम्प्ट लिया है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इन लेवल्स पे, इंडिसेस पे, और आपका कोई शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स पे? जी,
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, गुड आफ्टरनून हेमंत। और देखिए, बाजार का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा साइडवेज से नेगेटिव होता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके कारण दो तीन है। आप देखिए, सबसे पहले 11,800 का जो लेवल था वो बहुत अहम सपोर्ट के तौर पे बाजार के अंदर में काम कर रहा था। ये जरूर था कि 12,000 के लेवल को बाजार क्रॉस नहीं कर रहा था, पर तब भी अगर से 200 पॉइंट में कंसोलिडेट होता रहता तो शायद हम एक बायसनेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनी हुई थी। बट क्योंकि आज के सत्र में इसने 11,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया है और आज देखना होगा कि क्या क्लोजिंग बेसिस पे हम 11,800 के नीचे की क्लोजिंग देते हैं। अगर से आज हम 11,800 के नीचे की क्लोजिंग देते हैं और साथ में जिस तरह से इंडिया विक्स ने जंप लिया है, ये कहीं ना कहीं थोड़े से कंसर्न के साइन है। तो डेफिनेटली मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये बाजार एकदम करंट लेवल्स पे बाय है। इस पे थोड़ा सा कॉशन रख के ही अब इस समय पे चलना चाहिए। और कुछ स्टॉक सिलेक्शन में डेफिनेटली हम अपने बायसनेस ला सकते हैं, बट ओवरऑल बाजार को अगर से मैं देखूं तो कहीं ना कहीं बाजार में एक साइडवेज से नेगेटिव ट्रेंड डेवलप हो रहा है और 11,800 के नीचे की क्लोजिंग इस चीज को और ज्यादा कंफर्मेशन की तरफ बढ़ाएगी। मैं समझता हूँ इंडिविजुअली अगर से आप स्टॉक को देखें तो जैसे हम आज सुबह भी हमने बात की थी फाइजर की, ये मुझे लगता है एक स्टॉक है जो एमएनसी फार्मा के अंदर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट इस समय इसका नजर आ रहा है। और डिस्पाइट बाजार की गिरावट के इसमें जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है, ये मुझे लगता है स्टॉक को कहीं ना कहीं यहाँ से 8-10% की तेजी तक लेके जा सकता है। तो 5500 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है फाइजर के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। इसके अंदर में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही लिहाज से मुझे लगता है एक बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। 5100 के स्टॉप लॉस के साथ फाइजर के अंदर में मैं एक लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखूंगा। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा सा मिड कैप आईटी में अभी भी बहुत अच्छी जान है और वहां पर पे हमने पहले भी बात की थी टाटा एलेक्सी की, माइंडट्री की, तो ये दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। तो टाटा एलेक्सी मुझे लगता है 1800 की ट्रेजेक्ट्री में बढ़ता हुआ आपको अभी भी नजर आएगा। यहाँ पे 1600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन टाटा एलेक्सी में भी ली जा सकती है। तो टाटा एलेक्सी बढ़िया लगता है। फाइजर के अगले हफ्ते मंगलवार को इसी दिन देखिए नतीजे भी आने वाले हैं, तो फाइजर के स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और टाटा एलेक्सी कल फोकस में वैसे भी रहेगा क्योंकि टाटा मोटर के नतीजे भी आएंगे, तो टाटा मोटर के नतीजे अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष के पास आता हूँ, बताएंगे आपको टाटा मोटर से क्या उम्मीद कर रहे हैं, अमर राजा बैटरी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई प्रू, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस सब पर आता हूँ। लेकिन गाबा साहब के पास पहले एक व्यू ले लूँ। गाबा साहब, आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इस फॉल को कैसे देख रहे हैं और आपका टॉप बेट? ऐसा लग रहा है हेमंत की जो ये चौथी बार है इम्पैक्ट हो रहा है कि डाउन मूव मिला है। लास्ट इसके पहले मिला था 15 अक्टूबर को, वैसा ही बात करीब करीब यहाँ पर है। 15 अक्टूबर का जो अप मूव मिला था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। 12,000 का जो आंकड़ा है बहुत इजी नहीं है, काफी दिनों से कह रहा हूँ कि इतना इजी नहीं क्रॉस करना, तो शायद एक लोअर लेवल आते दिन में शायद देखने को मिल सकते हैं। शायद मैं कहूंगा अगर इसमें अप मूव मिलता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 1-2 दिनों के लिए। मुझे लगता है कि रिलायंस में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। पॉसिबल है कि और भी लोअर लेवल देखने मिले। शायद 2000 का एक आंकड़ा है, वहां पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसके आसपास मिलने की संभावना है। और लास्ट एंड टू ग्रो ऑन द लॉन्ग साइड मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि 960 का एक जोन देखने को मिल सकता है। थोड़ा बेरिशनेस क्रीप इन हुआ है। तो ये व्यू आपका। गाबा साहब कह रहे हैं कि आरआईएल में थोड़ी और नरमी देखने को मिल सकती है और रचना जी का बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू है। टाटा स्टील शॉर्ट, एचडीएफसी लाइफ लॉन्ग। दीवान साहब कह रहे हैं छोटी सी सेल लगी है, फायदा उठाइए, छोड़िए मत, फिर कल बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे। एलएनटी, फाइजर जैसे स्टॉक्स खरीदिए। फाइजर आशीष चतुर्मोता जी को भी पसंद है। राजेश सतपुत्र जी, स्टॉक तो बताइए, गाना तो आप बढ़िया गा रहे हैं, कोई एक बढ़िया शेयर। हेमंत, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा थोड़ा सा जो बायस जो है वो यहाँ पे एट दिस लेवल आई एम बिट कॉशियस। मुझे लगता है 11,700 जब तक डिसाइसिवली टूटता नहीं तब तक हमें एग्रेसिवली मंदी नहीं करनी चाहिए। प्रोबेबली सेल ऑन राइज कुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। सो निफ्टी में तो मैं यहाँ पे बिल्कुल मंदी नहीं करूंगा। एक बार तो अगर शॉर्ट्स जिन्होंने एंटिसिपेट करके शॉर्ट्स किए हैं सुबह में कि चलो 12,000 पे अटकता है तो मैं शॉर्ट करता हूँ, तो उनके लिए 11,700 एक लेवल होगा। मुझे लगता है कि जहाँ पे इस लेवल के आसपास उन्हें कवर करना चाहिए। दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक की, तो देखिए जो 2 काउंटर्स बढ़िया है वो है टाटा कंज्यूमर which is looking good. I still believe that कि बशर्ते बाजार में 200 पॉइंट निफ्टी में फॉल है, टाटा कंज्यूमर is at 472, 473, तो so hardly there is any movement compared to this. तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर जो है वो मेरा बेस्ट पिक रहेगा। 460 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बने रहूंगा। मुझे लगता है प्रोबेबली नेक्स्ट सीरीज में मैं इसमें पोजीशन लूंगा बशर्ते दिस सीरीज के
तो टाटा कंज्यूमर मेरे रडार पे है। शॉर्ट साइड पे हेमंत मुझे थोड़ा लगता है कि फार्मा में यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे बढ़ रही है। अगर आप देखें कैडिला देखें या औरोबिंदो फार्मा देखें, कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपरी लेवल से यहाँ पे फिर से दबाव आ रहा है, तो फार्मा में एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आई एम सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा एग्रेसिव सेल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होता है तो भी कहाँ सर, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 4-5% का डिप इन पर्टिकुलर आपको कैडिला में दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा 425 का। एट प्रेजेंट इट इज एट 416, तो 418-420 पुल बैक पे बेचूंगा, 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है 400 के आसपास में एक बार के लिए इसे कवर करूंगा। तो शॉर्ट साइड पे आइडियाज वैसे देखे तो बहुत कम है, तो आई एम नॉट एग्रेसिवली मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट नहीं करूंगा, तो रादर मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सेटल हो जाए इस लेवल पे, तो फिर से यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। सेटल होने देते हैं, तब तक कुछ आपको बयान सुनवा देते हैं। देखिए, हम लोग आपसे कह रहे थे कि इंडस्ट्री के बयान आएंगे दशहरे के बाद कि किस तरह की बिक्री इन्होंने करी है। तो देखिए, मारुति की तरफ से बयान आता हुआ, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बयान आता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड देखने को मिली है नवरात्रि के समय। तो नवरात्रि के पीरियड का जो देखिए स्टेटमेंट है वो आया है। टाटा मोटर कह रहा है 50% ग्रोथ देखने को मिली है बुकिंग्स में सितंबर के महीने में। तो ये सारे बयान देखिए इस समय सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं। टाटा मोटर्स कह रहा है कि डिलीवरीज नवरात्रा के समय में पिछले साल से ज़्यादा हुई हैं। तो टाटा मोटर की तरफ से बढ़िया बयान है कि पिछले नवरात्र से ज़्यादा इस बार डिलीवरीज अगर हुई हैं तो देखिए अच्छा स्टेटमेंट माना जाएगा। डिमांड फॉर टाटा मोटर इज़ हायर देन प्रोडक्शन, ये टाटा मोटर कह रहा है कि पिछले जो प्रोडक्ट जो ये बना रहे हैं उससे ज़्यादा इनकी मांग है। मारुति कह रहा है कि नवरात्र से दशहरे तक इन्होंने 95,000 व्हीकल बेच दिए हैं और इनिशियल एस्टिमेट सजेस्ट कर रहा है कि मारुति की रिटेल नवरात्रि के समय में पिछले साल से ज़्यादा हुई है। तो पिछली नवरात्र से इस बार नवरात्रि की बिक्री ज़्यादा हुई है, ये एक बहुत ही साफ सुथरा संकेत देखिए आपके सामने आ रहा है। बजाज ऑटो ज़रूर सुबह सुबह देखिए कह रहे थे कि इतनी अच्छी ज़्यादा मात्रा में गाड़ियां नहीं बिकी हैं और वो ये भी बता रहे थे कि अब हो सकता है कि ये फेस्टिवल सीजन ख़त्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा ठंडा प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन देखिए बाकी जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से इस समय आ रहे हैं, औपचारिक तो नहीं आ रहे हैं लेकिन जो सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं ये सब पॉजिटिव ही आ रहे हैं। अब ये बात अलग है क्योंकि इवेंट हो गया है तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और आज ऑटो शेयर देखिए दिन के निचले स्तर पर है, लेकिन स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। दीवान साहब, आपने कैसे रीड किया इन स्टेटमेंट्स को, जो हीरो मोटोकॉर्प कह रही है, जो टाटा मोटर कह रहा है, मारुति कह रहा है, कैसे लगे आपको स्टेटमेंट्स? हेमंत देखिए, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मर्सिडीज इंडिया ने भी इस 10 दिन के दौर में 550 गाड़ियां बेची, जो उनके लिए रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में इतने सालों से वो लोग हैं, अभी तक ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मारुति जो एक कॉमन मैन व्हीकल है वहां पे अगर 95,000 गाड़ी बिकी, मर्सिडीज जो हाई एंड व्हीकल्स है वहां बिकी, टाटा मोटर्स की मिली जुली हर सेगमेंट में वो लोग प्रेजेंट है, वहां भी बिक रही है। तो नेचुरली देयर इज अ बाइंग प्रोसेस जो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की तरफ आया है। लेकिन होता ये है कि ये स्टॉक्स में जो रन अप होता है ये एंटिसिपेशन में ऑलरेडी थोड़ा सा आगे निकल चुके होते हैं, इसलिए आपको ये करेक्शन मिसमैच दिखता है कि न्यूज पॉजिटिव है और स्टॉक गिरा हुआ है। तो मैं आपको वही जो शुरुआत में समझा रहा था कि ये जो करेक्शन है ये ग्लोबल है, मतलब ग्लोबल इन द सेंस आपने कुछ एक शब्द यूज किया था, इंपोर्टेड करेक्शन है ये। तो जो मंदी आई है ये आज के दौर में, ये एक रीसेट है, इसको रीसेट करना पड़ता है। कभी कभी आपका जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके फिर शुरुआत करते हैं। तो ये वैसा है, 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरी है, फिर वो 2 दिन में निकल आएगी ऊपर, फिर आप चकरा जाएंगे कि इसमें लिया क्यों नहीं हमने। तो जहां न्यूज नेगेटिव है उसको छोड़ के अगर आप देखें तो हर जगह पॉजिटिव इंपैक्ट का दौर जो है वो कायम है। एंसिलरीज इज द बेस्ट वे टू प्ले। मैंने कुछ टाइम पहले आपको समझाया था कि अगर गाड़ियां जब अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग टाइम पे बिकती हैं तो जो कॉमन पार्ट्स इसमें लगते हैं, चाहे वो बैटरी हो या टायर हो, और वो आप देखिए किस मजे से उसमें इतनी अच्छी चाल बनी हुई है और अभी भी बरकरार है। तो आई थिंक दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। और इसमें एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, जो सुब्रोस का पार्टिसिपेशन है, चाहे वो ह्युंडई के व्हीकल्स में हो या मारुति के व्हीकल्स में हो या अशोक लेलैंड के भी व्हीकल्स में अब आने लगे, तो जो एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस ये देते हैं ऑटो सेक्टर को, उसकी वजह से भी आज देखिए उसमें पिछले 3-4 दिन से जो स्ट्रेंथ आई। ऑफ कोर्स सारे साल देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था क्योंकि उसका कारण अलग थे, पर अब जो पार्टिसिपेशन है मुझे लगता है एंसिलरीज में होगा। आप ग्लोबल एंसिलरी लें, भारत फोर्ज, मदरसन, सुमी टाइप, बट एंसिलरीज विल बी अ बेटर वे आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र को प्ले करने के लिए। एंसिलरी अगर आप देखें इनको बेटर प्लेस लगता है इस अपसाइड को प्ले करने के लिए।
ये प्रश्न एक बार इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के आधार पर मैं टेक्निकली भी करूंगा। हालांकि ये घटना दूसरी बार हुई है आज 2018 के बाद। हमने पूछा मारुति पर, हमने पूछा टाटा मोटर्स पे, लेकिन प्रकाश जी ने अपना जवाब जो था वो मर्सिडीज से शुरू किया। एग्जाम्पल वो मर्सिडीज का देते हैं। ऐसा ही इंसिडेंट एक बार पहले भी हुआ था। आशीष, आपकी राय मारुति पे और टाटा मोटर्स पे, दोनों सिमिलर चार्ट हैं टेक्निकली, अगर आप देखें जिस तरीके से प्लेस्ड हैं सिमिलर चार्ट हैं। इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए इस वक्त आप किसको प्रेफर करेंगे, टाटा मोटर्स को, मारुति को, या जैसे कि प्रकाश ने अंतिम पड़ाव में कहा कि ऑटो एंसिलरी इसको प्ले करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है, उसमें कहां जाएंगे आप? जी देखिए, सबसे पहली मेरी चॉइस होगी मारुति को। इनफैक्ट आज भी 10 के दमदार ट्रेड में हमने मारुति को ही अपना टॉप पिक भी बनाया था फाइजर के अलावा। तो मुझे लगता है मारुति बहुत ही वेल प्लेस्ड लग रहा है, और इसके 2 दिन के वॉल्यूम्स को ही आप अगर से देख ले तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त एक चार्ट पैटर्न ये स्टॉक बना रहा है। पोजिशनली जैसे मैंने कहा था 7500 तक की जगह मारुति के स्टॉक के अंदर में नजर आ रही है, और ट्रेडिंग के लिहाज से 7300 के एक इमीडिएट लक्ष्य मारुति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर पर भी इसको खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 7000 का, 7300 का पहला टारगेट और 7500 के लक्ष्य आने वाले 2 से 3 हफ्तों में मारुति के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ टाटा मोटर्स की अगर से बात करूँ तो यहाँ मुझे लगता है कि टेक्निकली अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन खत्म होगा कम से कम 141 के ऊपर। तो मैं समझता हूँ इसके लिए मैं थोड़ा अभी और वेट करूंगा ट्रिगर्स के आने का, बट डेफिनेटली चार्ट्स में कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। प्रोबेबिलिटी यही है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, बट मैं समझता हूँ इस स्टॉक ने पिछले कई क्वार्टर्स से, कई सालों से लोगों को अटकाया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ 141 का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद इसको खरीदिए। तो टॉप पिक के तौर पे मुझे लगता है मारुति के साथ में जाना चाहूँगा। और देखिए एक बार मारुति का चार्ट पिछले 10 मिनटों में, जैसे ये स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखा, अब क्या हुआ मारुति में, क्या रिकवरी देखने को मिली, वापस 7100 के ऊपर देखिए ये शेयर निकल गया। अगर इतनी अच्छी मात्रा में गाड़ियाँ बेचेंगे, पिछली नवरात्रि से बढ़िया नवरात्रि इनकी होने वाली है, तो फिर देखिए रिकवरी तो आनी है। रचना जी, जिन्होंने तेजी करी है, ये बताइए स्टॉप लॉस क्या रखा जाए, टारगेट क्या है? मारुति में अच्छी रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। इवन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो निचले स्तरों से भाग रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिए, मैं देख रहा हूँ अच्छे नंबर्स के बाद देखिए ये भी भागता हुआ आपको इस समय नजर आएगा। मैं वो राजेश सतपुते से कोटक महिंद्रा बैंक पर आता हूँ, लेकिन पहले मारुति ऑटो स्टॉक्स में देखिए ये भाग रहा है इस समय। आपके टारगेट्स क्या है? मारुति में अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो 697080 के आसपास टारगेट एसएल रख सकते हैं, अगर वो लोग पोजीशनल प्लेयर्स हैं तो, क्योंकि तभी इतना लंबा चौड़ा उनको एसएल अफोर्ड होगा। और उनके लिए टारगेट रहेगा 7300 प्लस। तो पहला टारगेट अगर 7300 लेके चले तो सेकंड टारगेट 7400 एंड देन 7500 भी आ सकता है। ये सब ऑब्वियसली तभी मुमकिन होगा अगर मार्केट इमीडिएटली सपोर्ट ले लेगा और 1-2 दिन में अपनी जो ऊपर की साइड की रफ्तार है वो दोबारा से शुरू करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी लॉन्ग कॉल जो है वो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही प्ले करना चाहिए। और इसके लेवल्स जो है वो इस हिसाब से, जैसे मैंने बताया, 7300 एंड 74 एंड 500। ठीक बात है। तो देखिए अगर इंडेक्स ही नीचे होगा तो शेयर क्या अकेला बेचारा चलेगा, अगर इंडेक्स घूमता है तो फिर देखिए उसमें रैली देखने को मिलेगी। लेकिन ये कॉल अच्छी है, ये खबर अच्छी है। लोग सुबह सुबह दरअसल बजाज ऑटो की मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनकर बाकी के ऑटो स्टॉक्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, वही कवर होती हुई नजर आ रही है। एक बार सुनवा देता हूं आपको कि बजाज के मैनेजमेंट ने क्या बयान दिया था, जिसके चलते हमने देखा था सारे ऑटो स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिलती है। और उसके बाद देखिए अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है मारुति के लिए, अब आ रही है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, और देखिए धीरे धीरे निश्चित तरह से ये शेयर आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सुनिए बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने क्या टिप्पणी आज सुबह सुबह दी थी हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 को, जिसके बाद हमने देखा कि तेज गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर साहब उस बयान को निकाल रहे हैं, लेकिन तब तक चलिए देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। राजेश सतपुते जी, कोटक महिंद्रा बैंक में जो इस समय स्पाइक देखने को मिल रहा है उसको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? अहमद, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्पाइक है लोअर लेवल से 1340 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा था, और 1400 के कॉल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है। एग्जैक्टली इसी रेंज में ये स्पाइक हुआ है। 1340 लगा के ये 1390, 1394 तक गया। तो मेरे हिसाब से अभी इस लेवल पे फ्रेश ऐसा लॉन्ग तो मुझे नहीं मिल रहा है, वेरी फ्रैंक विद यू। लेकिन 1400 के ऊपर, 1400 के ऊपर अगर चला जाए, क्योंकि जिस तरह से लोअर शैडो बन रही है, सो 1400 के ऊपर एक बार चला जाए और वहां पे काम होता है, तो फिर मुझे लगता है फिर मैं एग्रेसिवली कोटक में लॉन्ग करूंगा और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली जो मुझे
1440 1450 तक लेके जाए। तो आप ये कह सकते हैं इट्स अ कंडीशनल बाय अबाउट 1400 मार्क। 1400 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1390, बट एट अ लेवल ऑफ 1390 यहाँ पे मेरा पोजीशन न्यूट्रल है। ओके, ये कोटक महिंद्रा बैंक पे आपकी राय थी। जहां जहां अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री या फिर न्यूज़ फ्लो है, बाजार अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। लुक एट मारुति, सुबह एलएनटी, और एलएनटी के साथ अब याद रखिएगा सिमंस भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता है। अभी हेमंत ने एलएनटी की बात छेड़ी थी, और अब सिमंस जो है वो याद रखिए इस सीरीज की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर 1286 पर ट्रेड कर रहा है सिमंस इस वक्त। प्रकाश, एलएनटी पे अपना टिक रखा था आपने, बहुत संक्षेप में सिमंस पे भी रखिएगा इसका। आई मीन 2019 और 20 इनिशियल्स का जो हाई था करीब 1700 और 1800 की ट्रेजेक्टरी था। अब एलएनटी को जो एडवांटेज आप दे रहे हैं उसके मद्देनजर आप सिमंस को कहां प्लेस रखेंगे, और इस प्राइस पर रिवॉर्ड कितना है? कह सकता हूँ कि 1305 1312 यहाँ तक जाने की संभावना है। एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 1275 का, 1276 का। सीमेंस में एक अप मूव दिख सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस चार्ट स्ट्रक्चर है वो बढ़िया है, बाय करना चाहिए इसमें। सीमेंस इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। दरअसल अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि एलएनटी के मैनेजमेंट की हम एक स्पेशल डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। अगर सीमेंट और स्टील के शेयर भाग रहे हैं क्योंकि दाम ऊपर हो रहे हैं, तो देखिए फिर इसका मतलब है कि कैपिटल गुड स्टॉक्स के लिए भी अच्छी खबर है। चलिए इसके ऊपर तो नजर रखिएगा, लेकिन अर्निंग सीजन चल रहा है, और आशीष आपको हर रोज बता देते हैं कि अनुमान क्या लगाए जा रहे हैं नतीजों से। टाटा मोटर इसके नतीजे कल आने वाले हैं। आशीष, क्या कहता है आपका पोल? देखिए नंबर्स कल आने हैं, और कल वैसे टाटा मोटर्स बाजार बंद होने के बाद आता है, तो पिछली बार जब आया था मैं देख रहा था 4:45 बजे नंबर्स आए थे। इस स्टॉक को अगर 6 महीने डायरेक्टर साहब चार्ट दिखाएंगे स्क्रीन पर, तो 75 का स्टॉक 140 के लेवल्स पे आ चुका है। तो पिछले 6 महीनों में गजब की रिकवरी आई थी स्टॉक में, और वो रिकवरी इसलिए आई थी क्योंकि जेएलआर की तरफ से जो बयान सामने आए थे कि उनकी तगड़ी रिकवरी सेल्स में देखने को मिल रही है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ लौट रही है, तो उन्होंने सितंबर में कहा था कि फ्री कैश फ्लो जनरेट करने शुरू करें। तो ये सब बाजार में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। जहां तक Q2 के आंकड़ों की बात है, कल कंसोलिडेटेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आय 28% साल दर साल गिरेगी, EBITDA में 37% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और मार्जिन करीब 300 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखाएंगे, और कंपनी को होगा इस बार 1290 करोड़ का घाटा। अब ये घाटा कंसोलिडेटेड लेवल पे इसीलिए है क्योंकि दोनों ही, चाहे वो स्टैंडअलोन हो चाहे वो जेएलआर का धंधा हो, दोनों एक्सपेक्टेड है कि इस बार लॉसेस क्लॉक करेंगे। जेएलआर वॉल्यूम साल दर साल ध्यान रखें 32% का दबाव दिखा रहे हैं ऑलरेडी। तो ये सब फैक्टर इन करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं घाटा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। स्टैंडअलोन कारोबार में वॉल्यूम जरूर 5% के आसपास का अपटिक दिखा रहे हैं, लेकिन वो पीवी सेगमेंट ड्राइव कर रहा है, ना कि सीवी सेगमेंट। तो नंबर्स तो खैर कमजोर रहेंगे कल, लेकिन स्टॉक में हरकत थी क्योंकि वो इनहेरेंट, वो चाइना से रिकवरी, वो जेएलआर की रिकवरी, वो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, वो प्राइस में ज्यादा रिफ्लेक्ट। दरअसल जब टाटा सन्स ने शेयर्स खरीदने शुरू किए टाटा मोटर डीवीआर के, तब से होप ये हो गई कि किस तरह से अपने बैलेंस शीट को ये लोग डीलीवरेज करेंगे। ये जो स्टेटमेंट था चंद्रा साहब का कि हम टाटा मोटर को 3 साल में डेट फ्री करेंगे, तो उसका रोड मैप मार्केट दरअसल सुनना चाहता है। अगर वो रोड मैप आएगा तो फिर शायद नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रोड मैप हो जाएगा, क्योंकि अभी कितने ही दिन हुए हैं आपने देखा था टाटा मोटर्स के डीवीआर में टाटा सन्स ने दरअसल खरीदारी करी थी। तो टाटा मोटर का स्टॉक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले देखिए एजीएम में, टाटा सन्स के एजीएम में इस तरह के बयान निकल कर आए थे। दीवान साहब, 100 रुपए 125 रुपए का लेवल था, 100-110 का लेवल था जब पिछली बार इसके नतीजे आए थे, उसके बाद इसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। ये बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे टाटा मोटर को और इसके डीवीआर को? आई थिंक नतीजों से सिर्फ आपका कन्विक्शन बढ़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत मजबूत है। शॉर्ट टर्म में ये जो क्वार्टरली सेल्स, मंथली सेल्स आते रहते हैं, तो इससे उतार चढ़ाव तो जायज है कि आएगा ही आएगा। बट मुझे ये लगता है कि इस कंपनी का आपने अगर देखा हो तो एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज कहाँ हो रहा है ग्लोबली और हिंदुस्तान के मार्केट में। ये इनका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है वो बाकी किसी का नहीं है, और इनके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बाकी के इकोसिस्टम को, खास करके चार्जिंग वाला जो इकोसिस्टम है
उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनके सेल्स आउटलेट्स, पॉइंट्स ऑफ चार्जिंग जो बनाने की क्षमता है, जो मुझे नहीं लगता और किसी की भी है, क्योंकि इनके इतने बाकी के कारोबार हैं, तो कहीं ना कहीं वो तालमेल बिठाएंगे और जिस दिन ये मैजिकल वो कॉम्बिनेशन बाहर निकलेगा तो आप देखिए इनकी जो छोटी सी गाड़ी नेक्सॉन है उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो इतना पॉपुलर हो रहा है, इन द सेंस उसके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग यूज करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद, ऑफ कोर्स एक सेगमेंट अलग है, वो 15-16 लाख की गाड़ी है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसमें अभी नहीं एंटर करें। बट मेरा मानना ये है कि इस कंपनी पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ईवी प्ले करना है हिंदुस्तान में तो ये कंपनी सबसे ज्यादा सक्षम रह सकती है एज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर नेम्स। तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई भी गिरावट हो तो इसको अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करके रख सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 से 3 साल का नजरिया होगा, तब ये आपको कुछ मल्टी बैगर रिटर्न्स दिखाने की गुंजाइश डेफिनेटली रखता है। ये आप डिप्स में बाय करके भूल जाइए, ये उस तरह का स्टॉक है। इस बीच एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे आते हुए, और देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। एचडीएफसी लाइफ ने भी बढ़िया नतीजे पेश किए। थोड़ी देर पहले रचना वैद्य जी ने कहा था आपसे कि एचडीएफसी लाइफ भी खरीद सकते हैं आप। देखिए प्रीमियम्स इनके भी बड़े हैं, नेट प्रीमियम इनकम 27.2% बढ़ी है एसबीआई लाइफ के, और एसबीआई लाइफ से एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी ही थी। इंडेक्स का स्टॉक है, ध्यान रखिए। मुनाफा देखिए इनका 129 करोड़ से बढ़कर 299 करोड़ रुपीज़ हो गया है। प्रीमियम्स में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। तो एसबीआई लाइफ ये भी क्वालिटी स्टॉक है, और देखिए अगर बाजार आज 600 पॉइंट नीचे नहीं होता तो ये शायद और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा होता है। ऐसे बाजार में भी ज़्यादातर समय इसने हरे निशान में बिताया है। रचना जी चार्ट देखकर बताइए कैसे लगता है आपको एसबीआई लाइफ के? जी एसबीआई लाइफ ने अभी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं उसी टाइम काफी जोरदार स्पाइक दिया है ऊपर वाली साइड पे, और काफी दिन से करेक्शन करे हुए है ये स्टॉक, तो काफी मतलब सेफ लेवल पे है फिलहाल। और अगर इसके साथ पॉजिटिव न्यूज वगैरह की, सेक्टर वगैरह की भी अगर स्ट्रेंथ बनती है तो इवेंट और चार्ट दोनों को मिला के इसमें एक अपमूव डेफिनेटली हम देख सकते हैं। और इसको अगर किसी ने ट्रेड करना है ऑन द लॉन्ग साइड तो अभी अभी जहां से उसने टर्न मारा है वही उसी के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। करीब करीब 764 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा के 764-65 के आसपास लगा के इसको ट्रेड करके आप 800 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज और आने वाले दिनों में। कह रही हैं अब होगा ये कि कल इसके ऊपर अपग्रेड्स आएंगे, नतीजे बहुत ही गजब के आए हैं, ध्यान रखिएगा। और इसलिए देखिए नंबर्स के बाद तेजी से रिएक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और हम लोग पिछले 3-4 दिन से वीरू कह भी रहे थे कि इससे अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस ही रखनी चाहिए। ये बढ़ा नहीं था, देखिए अब नंबर्स आने के बाद दरअसल बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। दीवान साहब आपने कैसे देखा, और ये सेक्टर आपके भी दिल के काफी करीब है? नहीं, आई थिंक हेमंत ये सेक्टर से आप दूर रहेंगे तो मतलब वैसा हो जाएगा कि एक इतना इंपॉर्टेंट हाई ग्रोथ एरिया है जहां पे जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं वो और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हमने एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स में जो झलकते हुए देखा वो सेम चीज का रेपिटेशन आपको एसबीआई लाइफ में भी हो रहा है कि आज जिसकी साख बनी हुई है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, बैंक इंश्योरेंस मॉडल इंटैक्ट है उनके, और अच्छा इंटरेस्टिंगली ये जो प्रीमियम की आय जो बढ़ रही है जो बाकी प्लेयर्स की भी और इसमें एसबीआई में भी, वो इसलिए कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स अब ज्यादा बिक रहे हैं। और मैंने कई एजेंट से जब बात की तो उनका ये मानना है कि अब लोगों में जो समझ बैठ चुकी है कि यूलिप अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट के लिए करते थे वो, उसको नजरिया उसका अलग है, और जो टर्म प्रोडक्ट्स है उसका देखें तो इससे इनकी एम्बेडेड वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी रहती है। तो आपको प्रीमियम आज जो दिखता है कि आप भर रहे हैं, इतना महंगा शेयर ले रहे हैं, वो इसलिए जस्टिफाइड होता है कि इसकी आमदनी जो है कुछ ना करे तो भी ये काफी सालों तक बनी रहती है क्योंकि प्रीमियम कलेक्शन ऐसा आ रहता है। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सेगमेंट टू बी इन। कोई भी डिप में आप इसको लीजिए, आज का मार्केट भी बहुत अच्छी मौका दे ही रहा था आपको, अभी भी दे रहा है, तो लेते रहिए और ऐड करते रहिए। और ऊपर के लेवल्स पे इसको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा ना करें क्योंकि इसमें मल्टीपल ट्रिगर्स हैं अगले 5 साल में। तो इसको कोर पोर्टफोलियो में अपने रखें। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी रखते हैं वैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी का शेयर भी उसी हिसाब से ट्रीट कीजिए। जी एसबीआई लाइफ बाय होल्ड, और इसको रोज रोज मत देखिए, याद रखिएगा। और अच्छी बात यह है प्रकाश के मुताबिक कि आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट दे रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो कि करीब करीब ये समझ लीजिए कि 600 का हाई लगाने के बाद मई में, यानी जब बाजार पुल बैक मोड में था, अब सबसे ज्यादा पेन में है टेलीकॉम स्पेस में, वो है भारती एयरटेल। 421 पे ट्रेड करता हुआ, और इसने इस दौर में करीब करीब आप समझ लीजिए कि 398 का लो भी लगाया था।
नंबर्स इनके आने हैं, एग्जैक्टली नंबर्स कैसे रहेंगे और क्या नंबर्स ऐसे होंगे क्या कि ये इस स्टॉक को पुल बैक देंगे? आशीष से बात करते हैं। आशीष, भारती से क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ, ये नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद वीरू, लास्ट क्वार्टर आए थे 7 साढ़े 7 बजे, इस बार इनकी टीम बता रही है कि शायद 5 बजे के बाद नंबर्स आएंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 612 के दरअसल वो हाईस थे जहां से स्टॉक 30% करेक्ट हुआ, 400 के नीचे स्लिप हुआ, वो तो 400 के लेवल से अब 10% के आसपास की रिकवरी के साथ 430 पे खड़ा हुआ है। जहां तक हमारी उम्मीद है, टेलीकॉम में से ध्यान रखें, सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, आय 2% बढ़ेगी, इबीटा में 1.7 यानी कि 0.25% का उछाल होगा, मार्जिन एकदम फ्लैट होंगे, इनफैक्ट 10 बेसिस पॉइंट्स का शायद सीक्वेंशली दबाव, लेकिन पिछली बार वो 15,933 करोड़ का घाटा था, इस बार आपको 100 करोड़ का शायद मुनाफा नजर आए। तो रेवेन्यूज में 2% का उछाल, मार्जिन फ्लैट, लेकिन ध्यान रखें कुछ ही दिन पहले आप लोग मेंशन कर रहे थे भारती के अफ्रीका बिजनेस के रिजल्ट्स आए, कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज या परफॉर्मेंस का 25% वहां से आता है, और वहां पे सरप्राइज था रेवेन्यूज और मार्जिन दोनों फ्रंट पे। तो जो ये आंकड़े मैं कह रहा हूं, हो सकता है भारतीय इससे बेहतर नतीजा आपको पेश करते हुए नजर आए उस अफ्रीका कारोबार के दम पर। जैसे हेमंत ने कहा था कि कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी टाटा मोटर्स के लिए, डेट फ्री कैसे होंगे वो, वैसे इनके केस में कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टैरिफ हाइक्स। तो उसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट्स, इनको स्पेक्ट्रम में इन्वेस्ट करना है, 5G टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, नेटवर्क रोलआउट्स पे, केपेक्स पे खर्च करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है इनके प्लेटफॉर्म पर भी, तो उस सब का पैसा कैसे आएगा, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स प्लान है, ये सब कमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, और देखना होगा कि ये दरअसल कंपटीशन से फाइट करने के लिए 5G के ऊपर अपनी क्या कमेंट्री पेश करते हैं, क्योंकि देखिए 5G के ऊपर तेजी से देखिए काम हो रहा है और ये वो टेक्नोलॉजी है जो सब देखना चाहते हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहा, अब शेयर नीचे आता जा रहा है। आप 6 महीने का चार्ट देखिए, बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है। दीवान साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नंबर से, और बहुत सारे लोग लेकर फंसे हुए हैं अभी भी भारतीय एयरटेल को, क्या राय दे रहे हैं आप? हेमंत, एब्सोल्युटली, इसमें ऐसा है कि जितने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वो सब इसके ऊपर बहुत बुलिश हैं, लेकिन शेयर बिल्कुल उसके विपरीत चला है, और इस वजह से जो सेटअप है उसमें आप ये देखिए कि जो होल्डिंग है जिन लोगों की इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या HNI या रिटेल में, वो लोग इसलिए फंसे हुए महसूस इसलिए कर रहे हैं, जैसे आशीष ने बताया, जो टॉप इसने बनाया उसके बाद 2-3 ट्रिगर्स एक साथ इसमें आ गए। एक ये आया कि आपका ये बड़ा खर्चा जो AGR के बाद जो था कि आगे चल के ये कैसे 5G के लिए सक्षम रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरा, जो MSCI में जो कटौती हुई थी वो इसके ऊपर बहुत बड़ा मार पड़ा है। MSCI की जो वेटेज घटी थी तो ETFs में से पैसा निकला वो हुआ। और तीसरा, जब जियो इतनी बढ़त कर रहा था तो ये अटकलें लग रही थी कि भारतीय इटसेल्फ प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। इस तिमाही में कोई ARPU इंक्रीज ज्यादा नहीं आएगा, उसका कारण है कि प्राइस हाइक नहीं आया, लेकिन जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है वो बहुत मजबूत हुआ है, खास करके जो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से। मैंने कहा था एक हफ्ते पहले कि नवंबर की सीरीज का स्टॉक भारती रहेगा, और मैं ये मानता हूं कि ये अगर चलना शुरू होगा और वेटेजेस इसमें वापस नॉर्मलाइज होते हैं या बढ़ना शुरू होंगे तो ये हो सकता है आपको 550-565 की जोन में भी मिलने मुमकिन है। तो इट इज क्वाइट अ बिग मूव। यहां से 25% की बात करें, नॉर्मली होता नहीं है बहुत आसानी से, पर इसमें ट्रिगर सारे ही पॉजिटिव हैं। तो बने रहिए, मतलब आप पेशेंस मत खोइए अपनी, क्योंकि फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है कंपनी, और जो हेडविंड्स हैं जिसके आगे चल के जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो इसके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, आप बेनिफिशियल रहेंगे। सो नीचे के लेवल्स देखे हैं आपने, 400 के नीचे घबराहट महसूस हुई है, लेकिन आप बने रहिए। आप ICU से तो बाहर हैं, लेकिन आप OPD में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद घर भी जाने मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी पेशेंस और रखनी पड़ेगी। पेशेंस रखनी पड़ेगी प्रकाश के मुताबिक। कल खैर नंबर आने दीजिए, उसके बाद कोई और स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखेंगे इस पर, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, अवॉइड, सेल या फिर बाय। मीनवेल आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए 1405 पे। याद रखिएगा आज का जो लो था वो था करीब 1343 रुपए, अब 1400 पर ट्रेड कर रहा है। ये इस दौर की सबसे बड़ी लोअर शेडो है कोटक महिंद्रा बैंक की। इसका मतलब यह है कि अर्निंग्स के बाद स्टॉक ने नीचे के प्राइस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और अब डे हाई के रेंज पे आता हुआ, और पॉसिबली अगर आप देखें ये अपने पिछले 3 दिन के हाईस को क्रॉस करके बंद होने की चेष्टा करता है। इस पर टेक लेते हैं, फ्रेश टेक कर। चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी अप्रोच कोटक की स्कैंडल को देखते हुए
और बैंक निफ्टी को इसने थोड़ा सा एक सपोर्ट दिया है, बैंक निफ्टी 24,100 की तरफ। आपकी राय? जी अभी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो इंडाइसिस और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा नर्वसनेस देखने को मिला है और ये थोड़ा उठापटक रहेगा क्योंकि अब यूएस इलेक्शन के चलते हुए। बट ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे में 23,500 23,750 के जोन को सपोर्ट लेगा और उसकी वजह से एक दायरे में उठापटक करेगा। ऊपर में 24,500 750 निकलना मुश्किल होगा। तो उस हिसाब से अगले 2-4 दिन ट्रेड करना चाहिए। तो एक्सपायरी के साथ साथ इलेक्शन रिजल्ट की वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी। कोटक बैंक की बात करें तो ये काउंटर एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है। वीकली चार्ट का इसका जो स्ट्रक्चर वो इंटेक्ट है और आज जो डिक्लाइन हुई है वो शानदार तरीके से नीचे में वापस खरीदी गई है और आज 17-18% का ओपन इंटरेस्ट काउंटर में हो रहा है जो संकेत दे रहा है कि नीचे से सपोर्ट बेस्ड लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। तो जरूर इसमें खरीदारी की पोजीशन को होल्ड की जा सकती है और ऐसा लग रहा है कि कोटक बैंक अब बैंकिंग काउंटर में स्लो एंड स्टडी मूव करता हुआ नजर आएगा। 1360 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 1450 से लेकर 1465 तक के टारगेट कोटक बैंक में बनने चाहिए। तो कोटक बैंक पर देखिए राय, कोटक बैंक क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। सतपुते जी ने देखिए थोड़ी देर पहले राय दी, चंदन जी ने भी राय दी। चंदन जी ऐसे मार्केट को आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं? वैसे थोड़ी देर पहले अगर आप आए होते 45 मिनट पहले तो थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। अब अच्छी बात यह है कि थोड़ा स्टेबल हो रहा है। क्या यहाँ से रिकवरी होगी या उछाल में बिकवाली होगी? आपका व्यू भी बताइए प्लीज मार्केट पर। जी देखिए निफ्टी की बात करें तो आज से हमारा व्यू सेल ऑन बाउंस की रणनीति में तब्दील हुआ है क्योंकि बाजार में मैकेनिकल इंडिकेटर में नेगेटिव क्रॉसर हुआ है। वोलेटिलिटी घट नहीं रहा है। पुट कॉल रेशियो लगातार घट रहा है। ऊपर की कॉल में सस्टेन राइटिंग हुई है। 12,000 के लेवल को हम 4-5 बार अटेम्प्ट करने के बाद निकाल नहीं रहे और जैसे जैसे हम यूएस इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है और डीप रहेगा। बट मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको चिंता की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा जरूर 150-200 पॉइंट का डिप बनेगा। तो हमारा मानना है कि अब जब तक 11,850 11,880 का लेवल नहीं निकालता है एक बार शायद 11,666 जो 5-6 दिन पहले का लो था उसको टेस्ट करने का निफ्टी वापस प्रयास करेगा। चलिए इस बीच श्री दिग्विजय सीमेंट एक स्टॉक सीमेंट स्पेस से अगर आप देखें ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में। मेरे स्क्रीन पे बहुत देर बाद कोई कैश का स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 64.50 पे। खैर अब यतिन के पास चलते हैं और बात करते हैं यतिन से। हमारे साथ मोटा भाई मौजूद हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। यतिन लार्ज कैप में डीलर्स का रुख क्या है इस वक्त? कुछ बाइंग के लिए या फिर शॉर्टिंग के कुछ आइडियाज? यतिन शॉर्टिंग के आइडियाज तो है वीरेंद्र। देखो जैसे कि चंदन बता रहा था ना सेल ऑन बाउंस, वैसे ही थिंकिंग डीलिंग रूम्स में भी चल रही क्योंकि 11,800 का जो लेवल आज निफ्टी का टूटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके नीचे जैसे ही मार्केट फिसला वैसे ही शॉर्ट पोजीशंस डीलर्स ने बनाना शुरू कर दिए हैं। स्पेसिफिकली ऑटो की आज बहुत चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आइशर मोटर्स ऐसा स्टॉक है जहां हमने ओपन इंटरेस्ट में लगभग 18% का इजाफा देखा है। 15% था थोड़े टाइम पहले और अभी 18% हो गया है। फ्रेश शॉर्ट्स यहां देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं? सिंपल है, आज बजाज ऑटो की जो कमेंट्री थी काफ़ी ढीली थी फेस्टिव सीजन को लेके और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो टू व्हीलर शेयर्स में दबाव है। चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो चाहे वो आइशर मोटर्स हो, यहाँ फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल रही हैं और खास करके यहाँ आइशर मोटर्स पे एक एसटीबीटी की रणनीति जो है डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। तो खैर ऑटो थोड़ा बहुत वीक रहा है फेस्टिव सीजन में, तो देखते हैं कैसे आगे चलते हुए ये शेयर्स करते हैं क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग तो देखिए आनी है। दिन के निचले स्तर पे आइशर मोटर्स अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा फार्मा में भी हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है नतीजों के आने के बाद या कोई अच्छी बड़ी खबर आने के बाद सेल ऑन न्यूज हो रहा है। औरोबिंदो का प्राइम एग्जांपल लीजिए, आज डेज लो की तरफ है। गैप अप ओपनिंग के बाद यहां प्रॉफिट टेकिंग आई। सिप्ला की भी बात करें तो नतीजों के पहले यहां भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 725 तक के लेवल्स देखने को बहुत जल्द मिल सकते हैं। तो सिप्ला पे भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है और यहाँ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो आइशर मोटर्स और सिप्ला ये दोनों जो है आज डीलिंग रूम के सेल रडार पे है। ओके तो आइशर मोटर में बिकवाली वो बाइट एक्चुअली डॉक्टर साहब अगर हो तो बताइएगा, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये जो बजाज साहब ने जो बयान दिया है वो बड़ा देखिए टेंशन में डालने वाला था और बजाज ऑटो भी देखिए फिसल रहे हैं 6% नीचे और हीरो मोटोकॉर्प भी 6.5% नीचे कारोबार अब करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आइशर मोटर बिकवाली करने की राय और सिप्ला बिकवाली करने की राय, ये दो डीलिंग रूम में कॉल्स आ रहे हैं। कोई कैश मार्केट की बात? तो कैश मार्केट में हेमंत KEI ये कंपनी जो है कॉपर वायर्स बनाती है
और जिस हिसाब से पॉलीकैब के मैनेजमेंट की कमेंट्री थी और जिस हिसाब से आज वो स्टॉक में मोमेंटम है, कहीं ना कहीं वो एक रब ऑफ इफेक्ट डालता है कि ये जैसी कंपनीज में जो कि कॉपर वायर्स बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल साइड पे बनाती हैं, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि जिस हिसाब से हमने पेंट अप डिमांड देखी है, जैसे पेंट्स एक कमेंट्री अच्छी थी, पेंट अप डिमांड थी, होम इंप्रूवमेंट की ये सारी चीज़ें जो है इनके पोर्टफोलियो में है, तो KAI पे भी नज़र रहनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ खरीदारी करें, 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो KEI इंडस्ट्रीज अगर आप देखें यहाँ पर बाइंग का रुख है। एक बार जरा प्लीज इस पे चार्ट चेक लेते हैं। KEI इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 343 क्रिएटिंग एक बेस बना रहा है। हालांकि ये स्टॉक चला भी नहीं था, हाँ चला था करीब अगस्त में, ये एक हाई लगा के आया था 423 तक का, फिर रिट्रेस हुआ 315 पे, फिर वहां से पुल बैक देके आता हुआ है 358 के जोन तक है। खैर ऑटो पे हमने बात की, आयशर मोटर्स पे सेल है, हमने मारुति पे बात की लॉन्ग साइड पे, टाटा मोटर्स से बात की लॉन्ग साइड पे। मीनवेल आप देखिए M&M को, M&M आज सुबह प्रकाश जी की कॉल थी, लेकिन ये डे लो की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। प्रकाश दीवान साहब, M&M प्रकाश गावा जी ने थार देखी थी कल और आज सुबह आके M&M बाय दिया था, ऑल दो इट्स अ डे ट्रेड, लेकिन आपकी राय M&M पे क्या ये बताइएगा। एक तो ट्रैक्टर डिवीजन की डिमांड, साथ ही साथ थार की बहुत स्ट्रॉन्ग बुकिंग नंबर्स, एक बार हल्का सा टेक अपना M&M पे दीजिएगा, ये इस प्राइस पे कंसोलिडेट होता हुआ, आपकी प्रतिक्रिया सर। नहीं, ये भी एड ऑन डिप्स वाले, इनफैक्ट ऑटो क्षेत्र में मुझे तो मारुति और टाटा मोटर्स से ज्यादा लगता है कि इसमें आपको अपसाइड जो है या टर्न अराउंड जो है वो बाउंस इसमें जल्दी मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट मिक्स ऐसी है। अगर मारुति की 95,000 गाड़ियां बिकी हैं इस दौर में, तो आई एम श्योर M&M के पास भी इस टाइप का पोर्टफोलियो है जहां पे अच्छी खासी टियर 2 टियर 3 टाउन्स में बिक्री हुई होगी। नंबर नहीं आया है, लेकिन जैसे ही वो आएगा उसमें भी आपको एक तरंग दिखेगी। तो द पॉइंट इज वीरेंद्र की ये सारे आज जो करेक्शन आ रहा है ये अक्रॉस द बोर्ड है, तो इसमें कोई स्टॉक स्पेसिफिक, अनलेस जो आयशर या बजाज ऑटो की कमेंट्री को लेकर चिंता जो दोपहिया वाहनों पे हुई है, वैसी पैसेंजर कार्स में मुझे नहीं लगता अभी हुई है। और इसको थोड़ा सा असर पड़ा है सैंगयोंग में, जो लॉस मेकिंग यूनिट इनका रहा है, ओनरशिप इनकी है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा अभी भी इनका स्टेक है उसमें, पूरी तरह से भरी नहीं हुए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, तो वो जो एक पुराना मिस एडवेंचर रहा है उसका थोड़ा सा आपको नेगेटिव असर दिख रहा है। लेकिन नंबर्स अगर इंप्रूव हो जाएंगे तो ये भी दौर जो है डिफिकल्ट दौर से निकल के वापस ऊपर की तरफ चाल दिखाएगा। बट इस लेवल पे अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली अभी भी बाइंग जोन में है ये। आज देखिए हुआ ये है कि वीरू पिछले ट्रेडिंग सेशन में इतने जोर से भाग गए थे, तो दौड़ने के बाद थोड़े थके हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स, और ये जो कमेंट्री आई ना उसने दरअसल मूड खराब कर दिया। कमेंट्री सुबह अच्छी वाली आई होती ना किसी पहले मैनेजमेंट की, तो देखिए भाग गए होते सारे के सारे स्टॉक्स। अब देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आती है। प्रकाश गाबा साहब थार जरूर खरीदेंगे और प्रकाश दीवान साहब के साथ बांद्रा में पाए जाएंगे घूमते हुए, और मैं फोटो निकालकर जरूर ट्विटर पर अपलोड करूंगा, ये बात पक्की है। आपके साथ गाबा साहब ठीक है ना? आपके साथ, मेरे साथ ठीक है सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये बढ़िया आपका कॉल था और शानदार शेयर है, क्वालिटी मैनेजमेंट है और बढ़िया कंपनी है, तो टाटा M&M इसके ऊपर तो नजर होगी, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है। लेकिन चलिए हमारे साथ अब कल के इवेंट्स बताने के लिए आशीष जी जुड़े हुए हैं, और उनसे जान लेते हैं कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए, और उसके बाद भसीन साहब जुड़ेंगे, उसके बाद BTST आइडियाज लेंगे सारी एक्सपर्ट से। आशीष, लेकिन ये तो बताइए कल और कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पर नजर रखी जाए? कल तो मंगलवार है, तो आपने मारुति की बात करी तब मेरे को ध्यान में आया कल वो स्टॉक रडार पे रहेगा फिर से। हाँ, तुंगनाथ जी हमारे बताएंगे, पहले बता दें कितने मंगलवार से तेजी साल में कितने मंगलवार हुए हैं और उस इतने मंगलवारों में कितने मंगलवार वो स्टॉक बढ़ा है। ठीक तो इसीलिए हमारे यहाँ रडार पर रहता है मारुति मंगलवार के दिन। आपने टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल की तो हमने प्रीव्यू कर लिया, कल नंबर्स हैं ही हैं। वायदा में हमारा राजा और ICICI प्रू लाइफ के नंबर्स, कैश मार्केट में कैस्ट्रॉल, सीएट, नैम इंडिया, नेटवर्क 18, TV 18, जेम फाइनेंशियल्स, इन सब के नंबर्स आने। कल हमारे भी इम्तिहान है, कल हमारा भी इम्तिहान है। एक्स डेट है तो दो इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक का जो इंटरिम डिविडेंड था 21 रुपए 30 पैसे, कल उसका एडजस्टमेंट नजर आएगा आपको। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक ने आपको याद होगा 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, कल उसके लिए भी एक्स डेट है। अच्छा, HDFC बैंक को रडार पर रखिएगा, आदित्य पुरी साहब को रिप्लेस कर रहे हैं कल से शशिधर जगदीशन साहब, जो कल से बैंक का चार्ज संभालने जा रहे हैं।
और इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग्स होते थे। कल फिर से वो हमारे फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में दिल्ली में मुलाकात होनी है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले हफ्ते के इलेक्शंस के पहले लास्ट बड़ा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होगा ये। तो आज वो माइक पॉम्पियो साहब और डिफेंस सेक्रेटरी साहब जो यूएस के हैं वो इंडिया आने वाले हैं। अच्छा, पीएम मोदी कल दिन भर छाए रहेंगे। सुबह 10:30 बजे एक यूपी में इवेंट है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और शाम को 4:45 बजे सीबीआई एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसमें भी शुमार होंगे। तो वीरू के लिए की डिटेलिंग आपके पास रहती है। वीरू के साथ एक दिक्कत वाली बात, कल से दिल्ली में सीनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, मास लीव पे जा रहे हैं। अगर उनकी सैलरी इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, वीरू आप ही दे दीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। नोएडा रहते हैं वीरू, तो नोएडा में काम चला लेंगे। अच्छा, दिक्कत नहीं होगी, बच गए। वीरू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीरू, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए लेकिन ये हड़ताल वगैरह ना करें डॉक्टर। मैं सेफ हूं। 3 महीने से सैलरी नहीं दी, गलत है ये। अच्छा, इस टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, तो इसीलिए वो आज उन्होंने दिया है कि कल तक नहीं दिया तो मास लीव पे जाए। कल से और एक चीज शुरू करना है, मेरे मन में ख्याल आ रहा है, देखो बताइए ना। और मंडे है तो आज आशीष भाई भी स्टूडियो में है, तो ज्यादा मजे थोड़े ले लेते हैं हम। तो जैसे नीरज भाई करते हैं ना, कल का खिलाड़ी आज KKKA, ठीक है, तो हम आशीष का शुरू करते हैं कुछ काजू, KAJU, कल का जैकपॉट आज। KJ हो गया, काजू नहीं, काजू रखते हैं उसका नाम। ठीक है आशीष, ऐसा कुछ आप तैयार हैं? वे फैक्ट है, फलों से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की वैल्यू होती है। दिवाली भी आ रही है, देखो दिवाली भी आ रही है ना? काजू, ये नाम अच्छा है। कहाँ से दिमाग, ये कल फ्राइडे के शो से इनका दिमाग ऐसे ही चल रहा है। जब से आशीष के फ्राइडे के शो में 12:30 बजे वाले इनोवेटिव शो में आके बिल्कुल बॉस, एक स्टॉक देना शुरू किया है, तब से ये तरंग देखने को मिली है। ये शब्द मैंने पकड़ा है प्रकाश दीवान साहब से, तब से ये तरंग जो है ये देखने को मिली है। चलिए, चिंता मत करिए, बाजार में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और आपको देखिए, दीवान साहब ने बता ही दिया है, गिरावट एक खरीदारी का बेहतरीन मौका है। भसीन साहब जुड़ चुके हैं, हर रोज 3 बजे भसीन साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बताते हैं आपको उनके भरोसेमंद शेयर कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स पर वो भरोसा कर रहे हैं इस समय। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून टू यू, स्वागत है। बताइए, आज कैसे मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, इस फॉल को आपने किस तरह से रीड किया? कल के जो पिछले ट्रेडिंग सेशन के आपने स्टॉक्स बताए थे उसको भी एक बार बताइए, और आज वाले शेयर भी दीजिए प्लीज सर। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो देखिए हेमंत जी, ये दिस इज ऑल एक्सटर्नल, मोर टू डू के ग्लोबली जो आपको दिख रहा है वीकनेस बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द स्टिमुलस, यूरोप में जो केसेस हैं, यहाँ मैं बेग टू डिफर करूंगा कि यूएस फ्यूचर्स पे मत जाइए, दे कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और आपका जो आज की डेट में है, आपका कोविड भी घट रहा है, आपके रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। आज मेरे हिसाब से कोटक के रिजल्ट्स वर स्टैंड आउट, लोगों ने एनालाइज नहीं किया। द अदर इनकम एंड द नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन वाज वेरी स्ट्रांग। तो मैं अभी भी सोचता हूं दिस इज आवर टाइम टू रूल, इंडियाज टाइम टू बी इन द मार्केट, और ये फॉल यूज करिए। ऑन बैंक निफ्टी आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। एक्सपायरी 25,000 है, तो 1000 पॉइंट की अभी तेजी वापस है। तो अगले 2-3 दिन में वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तभी, डोंट गो नेकेड शॉर्ट, कीप सम हेज, बट हेज करके रखिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी आपके साथ है। हेमंत जी, मैंने 3 कॉल दी थी उस दिन, उसमें से मैरी को स्टॉप लॉस हो गया, गोदरेज कंज्यूमर अपना टारगेट हिट हो गया 691 का, और बॉश अभी वही है, और ऑटोज में वीकनेस है, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अब आप कहें तो मेरे पे 2 नहीं 3 बाय कॉल्स हैं जो मैं सोचता हूँ क्वालिटी स्टॉक्स हैं इस भाव पे लेने के लिए। वाह सर, बताइए प्लीज सर, आपके पहला कॉल, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल सर, मैं नोट कर रहा हूँ। तो पहला होएगा हेमंत जी, आपको पता है एनटीपीसी का बाय बाय क्लियर है, इट कैन बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 115 to 125, और उसके रिजल्ट्स विल बी स्टैंड आउट। तो 85-50 में लीजिए, 83-25 का स्टॉप लॉस, 98 से 100 का आपको आर्बिट्रेज मिल सकती है। आई थिंक रिजल्ट्स विल स्टैंड आउट। सेकंड बाय होएगा डाबर के रिजल्ट्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन दी एफएमसीजी बास्केट, 511 रुपए का भाव है, लीजिए। 503 का स्टॉप लॉस, 555 का टारगेट। और मुझे कोटक के बैंक रिजल्ट्स बहुत बढ़िया लगे, शानदार, इनफैक्ट बेस्ट अमंग्स्ट द प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि अदर इनकम नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, और जो उनके स्लिपेजेस थी वो एकदम लो पे थी। तो 1395 1400 में लीजिए, 1372 का स्टॉप लॉस, और 1455 1460 ये 2 दिन में भी आ सकता है। चलिए, तो 3 कॉल हैं यहाँ पर भसीन सर की। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स जो अभी आए कुछ देर पहले, अगर आप देखें, वो सर को बहुत पसंद आए, और यहाँ पे अगर आप देखें उनका एक लॉन्ग व्यू है, 1400 पे ट्रेड करता हुआ अगर आप देखें यहाँ पे कैश, उसके बाद डावर,
डाबर भी अच्छा मूव देता हुआ, लेकिन डाबर ये जो 530 का जोन है पार नहीं कर पाता है। लेट्स सी 530 के जोन पे क्या करता है। और एनटीपीसी अगर आप देखें यहाँ पर भी वसीम साहब का व्यू लॉन्ग है, टारगेट इनका डाबर पे है 550। अच्छा, 3 कॉल्स हैं, कोटक, डाबर और एनटीपीसी। चलिए अब यहाँ से अब क्रम शुरू करते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स लेने का। आशीष, पहले मैं आपके पास आऊंगा। लेट्स फोकस ऑन बीटीएसटी ट्रेड्स। आपकी राय, कोई सेल करेंगे यहाँ से या फिर बाय करेंगे? एक ट्रेड जो कि आप कल कैरी करना चाहते हैं। आशीष, पहला ट्रेड आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ट्रेड मेरा कोटक महिंद्रा बैंक रहेगा, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट इसने पेश किया है और इसने अंडर परफॉर्मेंस भी लास्ट, अगर से आप 2 हफ्ते को देखेंगे तब आईसीआईसीआई एक्सिस ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई, पर कोटक कहीं ना कहीं साइडवेज था। मुझे लगता है इस रिजल्ट के बाद ये एक्शन यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। तो 1375 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक को बाय करना चाहिए। 1450 का बीटीएसटी का लक्ष्य मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को नजर आ जाएगा। तो फिर देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक, अभी भसीन साहब ने भी कहा, और कल अपग्रेड्स पक्का आएंगे, ये बात तो पक्की है। देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इसको पसंद करेंगे, नंबर्स के बाद एक ऊपर के टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। इसलिए देखिए 500 पॉइंट ढीले बाजार में ये बढ़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, तो ये अच्छा कॉल है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। राजेश सतपुते जी, बताइए आपका बीटीएसटी या एसटीबीटी आइडिया? हेमंत, मैं बीटीएसटी करके जाऊंगा। जो एंटिसिपेट किया था 11700 11730 ये लेवल होगा जहाँ पे निफ्टी एक बार के लिए कवर करना चाहिए, वो वर्क हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कल सुबह थोड़ा गैप हो सकता है, तो बायस जो है पॉजिटिव लेके काम करे। सामने एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ दैट विल बी अ बेटर कैंडिडेट एट दिस लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड है, तो मुझे पोजीशन लेना है तो एसबीआई लाइफ में लूंगा। 780 के ऊपर बाय है, 775 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका जो पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस है वो है 794 का, 794 के बाद 802। हम आपको एनालाइज करके बता भी रहे थे कि इसके नतीजे देखिए बहुत ही बढ़िया आए हैं, और ये स्टॉक भी नंबर्स के बाद देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक भी नंबर्स के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। चंदन जी, आपका बीटीएसटी आइडिया बताइए प्लीज। कि मैं थोड़ा सा दूसरे सेक्टर की तरफ फोकस करूंगा, पावर ग्रिड पे। देखिए, काफी वीक के करेक्शन के बाद में प्रीवियस वीक में इसमें बॉटम बना है और लगातार 4 दिनों से हाई राइज हाई लोज बन रहा है। 18-19% के ओपन इंटरेस्ट के साथ काउंटर ने एक मेजर सपोर्ट से टर्न लिया है, तो इसमें 2-3 दिन की और रैली बननी चाहिए। 171 के आसपास से काउंटर चल रहा है, 167 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 180 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें 180 तक के पावर ग्रिड में टारगेट्स मिल सकते हैं, ये मानना है चंदन का। मीनवेल अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक और किसक के अगर आप देखें तो ऊपर 1408.30 फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। राजेश सतपुते एसबीआई लाइफ, देन कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखें तो, और साथ ही साथ पावर ग्रिड चंदन का करीब 180 का लक्ष्य यहाँ पे है। रचना, आपकी राय क्या होगी? एक ट्रेड जो कि आप कल के लिए कैरी करना चाहें, और शॉर्ट साइड या फिर लॉन्ग साइड, जिस पर आपको थोड़ा सा कन्विक्शन बन रहा है लेवल्स पे? या मेरा जो कॉल है वो बाई साइड पे है, और वो यूनिलीवर पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, और फ्यूचर्स के फिलहाल लेवल जो है वो 2164 पे है। तो आप इसमें 2140 के करीब करीब स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें जो लेवल्स मुझे ऊपर की साइड पे दिख रहे हैं उसमें 2175 एंड 2190 और उसके बाद 2206, ऐसे करके 3 लेवल्स है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा और अगर सपोर्ट ले लेगा तो ये लेवल्स अचीव होने चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि HUL आपको पसंद है, पावर ग्रिड चंदन जी को पसंद है, SBI लाइफ राजेश सतपुते जी को, और आशीष चतुर्मोता जी को कोटक महिंद्रा बैंक का अच्छा लगता है। गाबा साहब, आपका BTST आइडिया? मेरा है STBT। ओके, सेलिंग करके जाऊंगा। कोफोर्ज, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस नजर आती है, टारगेट होगा 2150, अपर रीजन पे स्टॉप होगा 2260। कोफोर्ज, ठीक बात है। तो कोफोर्ज आप सेल करने के मूड में यहाँ पर हैं। दीवान साहब, ट्रेडर्स हैट पहनकर बताइए कुछ बढ़िया साहब, BTST आइडिया। ये इसमें नहीं ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो समझ आती है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म वाली चीजें आती है। बट मुझे जो चीज एक दिख रही है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो दिख रहा है, हमने जब शो की शुरुआत की थी 2 बजे, तब जो एडवांस डिक्लाइन था, और आप अभी देखिए ऑफ कोर्स निफ्टी भी 40 पॉइंट ऊपर आया है, निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम में आ चुका है।
इसमें एफएमसीजी में सबसे ज्यादा वो इंप्रूवमेंट दिखा है, जो -66 पॉइंट्स था जो एनएससी एफएमसीजी इंडेक्स, वो अब करीब 35 पॉइंट ही रहा है। तो जो कंजम्पशन वाले थीम वाले जो स्टॉक्स हैं, और बसीन साहब ने जैसे डाबर बोला, अभी राजेश जैसे टाटा कंज्यूमर बोले थे, आई वुड बैक दिस। और उसमें मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद कुछ स्टॉक्स जो नहीं चले, ऑफकोर्स नेस्ले की वजह से आज ज्यादा श्रेय उसका ही है, बट कोलगेट पामोलिव मुझे अभी भी उस पर पूरा विश्वास है कि जो लोगों को पसंद नहीं आई चीजें, वो बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट वाली थी। उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है डबल डिजिट्स में काफी समय बाद, ये साफ ऑफकोर्स इनके लिए लिमिटेशन ये होती है कि नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप 2 बार से ज्यादा ब्रश नहीं कर सकते। तो इसमें होता ये है कि सिर्फ मार्केट शेयर शिफ्ट्स होते हैं, तो लोगों को ये लगा कि इनका मार्केट शेयर घटा है, लेकिन जो एफिशिएंसीज इन्होंने बिल्ड की है इस दरमियान 3-6 महीने में, इसका असर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलेगा। और जो प्रोडक्ट एक्सटेंशंस जो लॉन्च हुए हैं, उनको जैसे जैसे स्ट्रेंथ मिलेगी। आई वुड बिलीव कोलगेट पामोलिव अभी भी अंडर परफॉर्म करता है गिवन द मार्केट कंडीशंस, और इसमें एक अच्छी चाल जो है आपको आगे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी मिल सकती है। अच्छा प्रकाश जी, ये आपने जब कोलगेट पे बात की ना, तो मुझे एक स्टॉक और याद आ गया जो कि आपका प्रिफर्ड बाय था, वो था कंटेनर कॉर्प। अब 3 मुद्दे थे अगर आप देखें, लैंड लाइसेंसिंग फी, प्रोग्रेस टू प्राइवेटाइजेशन, और साथ ही साथ तीसरा था अगर आप देखें एग्जैक्टली, अगर आप देखें जो फ्रेट वॉल्यूम्स हैं वो कितना सुधरते हैं। मैं इस स्टॉक को पिछले 10 दिन से मॉनिटर कर रहा हूँ। एक सब्सटेंशियल गेन लोअर लेवल से इसने लिया, आज भी लोअर लेवल पे टिका नहीं। एग्जैक्टली अगर आप देखें इस प्राइस पर 390, 380, 375 की रेंज में आपका आउटलुक क्या है अब कंटेनर कॉर्प पे? वीरेंद्र, ये स्टॉक ने 23 रुपए आपको पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही दिए हैं, और आप ये याद रखिए कि अभी जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है, उसके जो जितनी बाधाएं थी सब निकल चुकी हैं। तो जिस दिन ये एक्चुअल अमल में आएगी चीज, उस टाइम आपको ये वापस इसका भाव याद है 465 460 से नीचे उतरा है ये, तो वो सीढ़ी उस रफ्तार से तो नहीं चलेगी, लेकिन ये 400 के ऊपर निकलने में बहुत जल्दी सक्षम हो सकता है, क्योंकि सब चीज पॉजिटिव है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सालों बाद हमारे यहाँ पे जो चाइना से चीजें आती थी, जो शिपिंग होती थी, अब जब वापस जाने का जो रिवर्स शिपिंग जो रहता है, उसमें तकलीफें आ रही हैं। उसके लिए वेसल्स नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा जो सेटबैक हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो इक्वेशन को लेके, वो जब नॉर्मलाइज होगा तो आप कंटेनर को आपने वापस एक बहुत बड़ा मूव देख सकते हैं। तो फंडामेंटली भी इंप्रूव होगा, और टेक्निकली पोजीशन जिस इसका स्टॉक की है उस लिहाज से भी मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बढ़िया एक होगा। बट ये शायद बीटीएसटी में क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, बट आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दिस। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बढ़िया स्टॉक है। वैसे भी देखिए, हम 2 दिन पहले अजय सिंह साहब से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कार्गो का मूवमेंट तो देखिए खूब हुआ है। आदमी लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, लेकिन सामान तो आपके किराने के स्टोर पर था। इसका मतलब ये देखिए सामान तो मूव कर रहा था। एसेंशियल गुड्स में भी देखिए काफ़ी सामानों को डाला गया था। तो लॉकडाउन में भी, अनलॉक में भी देखिए सामान तो खूब इधर से उधर आया गया है। तो ये लॉजिस्टिक्स वाले स्टॉक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेन वाले, स्पेस वाले शेयर्स, इनके ऊपर तो देखिए फोकस साफ तौर पर होने ही वाला है। तो ये स्पेस बढ़िया है, इसके ऊपर देखिए साफ तौर पर सबकी नजर रहने वाली है। बात करते करते देखिए अब कोटक और जोर से भाग रहा है, दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है। नेस्ले, इसके ऊपर भी देखिए हमने सुबह सुबह आज राय ली थी, और इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। आज करीब करीब 16,260 तक देखिए गया, और आज भी टिका हुआ है। इसके नतीजे अच्छे आए। गाबा साहब, दीवान साहब, आपका व्यू क्या है? सुबह गाबा साहब ने इसके ऊपर एक लॉन्ग कॉल दिया था जो कि बहुत सही था। नेस्ले नतीजे आने के बाद अब क्या करेंगे? ये और बढ़ सकता है आगे चलकर क्या? आई थिंक इसमें जो सबसे बढ़िया खूबी इनके नंबर्स में रही हेमंत, वो है आगे की तैयारी। तो जैसे हम मुनाफे की तैयारी करते हैं, ये इन्होंने भी कैपेक्स करके एक चीज तो वो कर दी है, संभव होती हुई दिखा दी है कि आगे चल के ये सिर्फ मार्केट शेयर गेन करेंगे, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस है वो वाकई में इतनी लाजवाब है कि जितना प्रोडक्शन बनाएं और पहुंचा सके। आपको ख्याल हो कि आप अगर लद्दाख भी जाते हैं तो वहां भी आपको मैगी मिल जाती है। आपको शायद पानी ना मिले पीने का जल्दी, लेकिन मैगी जरूर मिलती है। तो ये इस टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच और प्रोडक्ट स्ट्रेंथ वाली कंपनीज जो होती हैं,
ये जब भी एक्सपैंड करती है तो उसका बहुत असर जो है वो लंबा, और हमने 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, मुझे याद है इनके एमडी साहब से आपका इंटरव्यू हुआ था, तब भी यही कहा था कि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इसको टैप करनी चाहिए और गिरावट, बट ये थोड़ा महंगा पड़ता है शेयर, इसलिए इसमें अपसाइड लोगों को ज्यादा दिखती नहीं है। ये आज 16,000 पे लेके आप ये कितना इसके ऊपर अपसाइड देखते हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ देने के लिए आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। नॉट नेसेसरीली कि ये मल्टी बैगर बने तभी इसमें कमाई होगी, बट ये कंपाउंडिंग जो होती है, जो धीरे धीरे करके भी बढ़त होती है, उसको भी आपको चूकना नहीं चाहिए, पोर्टफोलियो में जरूर रखें। अभी भी मुझे लगता है इसके अंदर स्ट्रेंथ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस बीच अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स में एक स्टॉक है गति, ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 58 पर आके ट्रेड करता हुआ। अभी हम बात कर रहे थे कंटेनर कॉर्प की, गति आपके स्क्रीन पे डे हाई पर, और इनफैक्ट लास्ट सेशन में याद रखिएगा जब हम शुक्रवार को बात कर रहे थे डॉक्टर मिस्टर सिंह से, एग्जैक्टली अगर आप देखें वो कार्गो मूवमेंट्स पर उन्होंने जो बात कही वो एग्जैक्टली अगर आप देखें इन स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर विजिबल है। 26 मई को इसका स्टॉक का लो था 35, आज करीब 58, यानी इस वक्त के सबसे हाईएस्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल टाटा कंज्यूमर ये भी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, नहीं सॉरी, इस मूव में अगर आप देखें सेकंड हाफ के हाईएस्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ। और कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में अगर आप देखें, इस वक्त लार्ज कैप में पूरा का पूरा दबदबा जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का ही है। लुक एट HDFC बैंक एट डे लो, एक क्रॉस कॉम्बिनेशन काम कर रहा है इस वक्त, कोटक एट डे हाई और HDFC एट डे लो। चंदन जरा एक बार HDFC पे अपना टेक दीजिएगा। आई थिंक ये इसे गिरावट नहीं कहेंगे, इसे आप रेस्ट मोड कहेंगे। आपको याद है एग्जैक्टली अगर आप देखें 15 अक्टूबर को भी इसका लो था 10 डेमा। आप HDFC बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे? एग्जैक्टली 10 डेमा पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए वीरू HDFC लिमिटेड अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट बैंक में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, जरूर सपोर्ट के आसपास है, बट थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ है। बट इस ऑफ नाउ यही सजेशन रहेगा कि इसका जो 10 डेमा का सपोर्ट है उसको होल्ड करें। किसी के पास भी पोजीशन है तो 1195 का ट्रेलिंग करे, मेरे हिसाब से 1195 का सपोर्ट वापस होल्ड करेगा और उसको रेंज बाउंड बायस के साथ 1240 तक वापस ले जा सकता है। आपने तो देखिए HDFC बैंक बढ़िया बैंक है, बेस्ट बैंक है, ये बैंक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगर गिरावट होती है तो देखिए इस तरह के बैंक्स में खरीदना चाहिए। अब सबकी नज़रें रहेंगी कोटक बैंक के बाद एक्सिस बैंक पर। परसों इसके नतीजे भी आएंगे, एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट भी दिखाइए, क्योंकि देखिए HDFC बैंक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, कोटक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो अब होप होगी एक्सिस बैंक से कि ये किस तरह के नतीजे पेश करता है। तो सब लोग कल बात करेंगे, हम आज ही से चर्चा कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, जहां पर ये इसकी गिरावट थमेगी, क्योंकि ये होप तो यही होगी कि ये बैंक्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। आशीष चतुर्मोता जी, इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल? बिल्कुल, तो हेमंत यहाँ पर पे 484 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है एक्सिस बैंक पे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका भी पिछले कुछ दिनों का डेटा है वो क्लियरली एक बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास अब आने की तैयारी कर रहा है। 484 के स्टॉप से इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। अगर से ये होल्ड कर गया तो 525 तक की जगह ये मुझे लगता है एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को मिलेगी। और एक स्टॉक में और कैश सेगमेंट में BTST के तौर पर देना चाहूंगा हेमंत, क्योंकि कोटक तो ऑलरेडी हमारा 16-17 रुपए का एक अच्छा खासा मूव आ चुका है। कैश में आप देखिए सिंजिन का जो चार्ट है वो क्लियरली एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना रहा है, और यहाँ पर पे एक अच्छी तेजी अब आपको देखने को नजर आ सकती है। तो मैं समझता हूँ 548 के स्टॉप से सिंजिन को बाय करना चाहिए। 595 के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। राइट, इसके ऊपर तो रखिएगा नजर, लेकिन एक स्टॉक और है जिस पर नजर रखिएगा, वो है सीएट। अब देखिए सीएट के नतीजे भी कल आएंगे, और देखिए धीरे धीरे करके इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलने शुरू हो चुकी है। हमने देखा था जेके टायर ने अच्छे नतीजे पेश किए थे। BTST हो सकता है क्या राजेश सतपुते जी सीएट का शेयर? देखिए हेमंत, होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसमें ब्रेकआउट है और 1100 के आसपास यहाँ पे 200 वीक्स मूविंग एवरेज था, और एक्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर ये खुद को मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे BTST होना है तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 1100। तो आप करीबन 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि रिजल्ट है तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी होगी। और मुझे लगता है मोटा मोटी चार्ट देखे हेमंत, इट इज गेटिंग रेडी टू हिट 1200, ये 1200 के पार जाने को तैयार है। तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म कर सकता है, तो आप इसे BTST करें, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस मैंने पर्पसली डीप रखा है। थार खरीदने वाले हैं ना गाबा साहब, उसमें सीएट के टायर ही लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। तो गाबा साहब देखने भी गए थे वीकेंड पर थार, तो देखिए उसमें अब ये कल इसके परिणाम आएंगे।
बुकिंग गावा साहब ने करा दी है बुकिंग, तो देखिए सीएट की ऑटोमेटिकली बुकिंग उनकी हो चुकी है। जब थार खरीद रहे हैं तो साथ में ये तो टायर आ ही रहे हैं, तो ये तो मजाक वाली बात हुई, लेकिन ये खाली मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ आपको, कल सुबह जब इसके फिर नंबर्स आएंगे दिन में तो आपको ये सारी कन्वर्सेशन याद रहे। ऑटो स्टॉक्स में, टायर शेयरों में दरअसल ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। आज देखिए ऑटो एंड स्टडी शेयर मजबूत हैं और सीएट के नतीजे कल आने वाले हैं, तो कल से पहले आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। 1124 पर देखिए ये बाय कॉल दिया गया है और ये स्टॉक बढ़ता हुआ आपको इस समय स्क्रीन पर वीरू नजर आ रहा है। जी हाँ संजय ने जो ये अभी एक स्टॉक का जिक्र किया था आशीष ने, इस कार्यक्रम में जितने मेहमान हैं ना इस वक्त, इन सबकी मोर और लेस मोहब्बत काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। यही मोहब्बत देखिए टाटा कंज्यूमर को लेके थी, प्रकाश जी की भी थी, ये आशीष जी की भी थी, ये चंदन जी की भी थी, ये राजेश जी की भी थी, और संजन जो है मोहब्बत जो है वो आशीष की भी है और प्रकाश जी की भी है। प्रकाश सर 566 ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री ही है मोर और लेस, आपकी राय अभी क्या टारगेट है हायर लेवल्स पे? प्रकाश दीवान सर। वीरेंद्र मेरे से सवाल पूछा आपने? जी 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 हाँ जी, आपसे सिंजीन का मैंने जिक्र शुरुआत में इसलिए किया था कि मुझे ये लगता है, मुझे ये समझ आ रही है कि जो फार्मा में जो नया फेज, जो नया दौर आएगा, एक तो हमने देखा जो पहले फॉर्मुलेशन से हम एपीआई की तरफ आए, एपीआई में बहुत सारे स्टार हमने ढूंढ लिए, न्यूलैंड लैब्स है, लॉरस लैब्स है, ये सारे। अब जो फेज आ रहा है वो उनके लिए है जो बायोलॉजिक्स में इंपॉर्टेंटली काम कर रहे हैं और जिनके पास क्षमता अलग टाइप की है, कॉम्प्लेक्स डिलीवरी की है, उसमें सिंजीन बिल्कुल सबसे आगे माना जाता है। और मुझे लगता है कि आपको इसमें ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस जो है अगले 2 साल में दिखेगी और ये शायद मल्टी बैगर हो, मतलब ये 4 डिजिट वाली चीज है। अब उसको मैं कई टाइम से 465 470 से बता रहा हूं कि इसमें रीस्ट्रक्चरिंग जो हुई है उसका असर अब धीरे धीरे शुरू हुआ है दिखना, और ये जैसे लॉरस में हुआ वही चीज होगी आपको 400-500 से जो 1600 का जो भाव इसने 1 साल में नापा है, वैसे ही सिंजीन में भी परफॉर्मेंस की क्षमता है। अब वो कब होता है, बीच में क्या रोड़े आते हैं नहीं आते, वो सब देखना, बट इसको आप नीचे के लेवल्स पे लें। और अब तो आशीष ने इस पे मोहर लगा दी, तब से मैं देख रहा हूं वो महंगा ही होते जा रहा है, बट अगर अभी भी कोई लेना चाहे तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल है गिवन द पोटेंशियल दैट इट हैज। सही बात है। आशीष जी का वो वाला ग्राफिक दिखाइए, 3 इक्के आशीष जी के ग्राफिक में सोच समझ के लगाए गए हैं। देखिए आशीष जी के चतुर शेयर जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, चतुराई से देखिए वो आपको बताते हैं। 3 इक्के जो हमने लगाए हैं, एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए सब लोगों को, कुछ लोग अगर भूल गए हो तो सब सामने आ जाएंगे। देखिए ये देखिए, तो 3 इक्के ये आशीष जी के चतुर शेयर सिंजीन भागता हुआ इस समय आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एक स्टॉक और है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, वो है मैरिको। आप देखिए लोस से इसने भी रिकवर करना शुरू कर दिया है, बुधवार को इसके नतीजे आएंगे। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नेस्ले की, उससे पहले भी देखिए जो कंपनियों ने नतीजे पेश किए हैं वो अच्छे पेश किए हैं। एचयूएल की बात रचना जी ने करी, तो मैरिको भी रचना जी से पूछता हूं। रचना जी, मैरिको में भी एक मूव देखने को मिल रहा है, लोस से थोड़ा सा देखिए रिकवर करता हुआ। ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल्स इसके लिए भी बता दीजिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी मुझे याद है इन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए थे, फिर भाग गया था ये स्टॉक। अभी लाल निशान में है, लोज पर रुक गया है, क्या लिया जाए इसे? जी, अगर चार्ट की नजरिए से देखें तो इसका चार्ट मुझे कोई ज्यादा फेवरेबल नहीं नजर आ रहा फिलहाल बाइंग के लिए। तो वो स्पाइक जरूर दिखा रहा है जब हम फिलहाल बात करें उस टाइम पे, लेकिन ये स्पाइक टेम्पररी स्पाइक हो ऐसा बन सकता है अनलेस एंड अनटिल कोई नतीजा एक्चुअल में ऐसा कुछ नंबर लेकर आए जिससे कोई शार्प वी टर्न इसमें देखने को मिल जाए तो अलग बात है, वरना फिलहाल इसका जो चार्ट है वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है। अगर इंट्राडे स्पाइक छोटे मोटे के लिए प्ले करे अलग बात है, अदरवाइज नॉट। दर्शना जी कह रहे हैं छोड़ दीजिए, नंबर्स आएंगे बुधवार को, तो बुधवार को देखते हैं। आज भाव है 351 रुपए का, और उम्मीद यही है कि ये स्पेस जो है वो अच्छा रहने वाला है। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में, 200 पॉइंट ज्यादा की रिकवर हो चुका है। देखिए जब से हमने ये शो की शुरुआत करी है तब से रिकवरी ही देखने को मिल रही है। तो 11,700 तोड़ा नहीं, अब 11,771 देखिए आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी और लोज से अच्छा सुधार देखा जा रहा है बैंक निफ्टी में। तो आज तो
राजेश जी ये गाना जरूर शाम को गाइएगा, बताइएगा, है ना। आप देखिए, आपने, हम लोगों ने शो कितने हैप्पी अंदाज में शुरुआत किया है, और देखिए बाजार में भी एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। आशीष चतुर्वेदी जी, कोई आपकी फरमाइश हो तो बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं और राजेश जी तो बहुत समय साथ में काम किया, और इनकी ये अद्भुत प्रतिभा जो थी वो बहुत जल्दी हमें उस समय पता चल गई थी, और बहुत से किस्से कहानी है वो शायद पता नहीं आपको राजेश जी ने कभी सुनाए होंगे कि नहीं, बट इंडस्ट्री के जो स्टालवर्ड्स है वो कहीं ना कहीं राजेश जी उनको बहुत अच्छी तरह से परिचित है म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो बिल्कुल मैं उनको अपनी फरमाइश बिल्कुल बताऊंगा। तो चंदन जी, आप भी अगर कुछ कहें, आज कोई गाना अगर आप इनसे सुनना चाहें शाम को, तो ये बिल्कुल तैयार होंगे। आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए आज। चंदन जी माफ कीजिएगा। हेमंत जी, मैं भी साथ में काम किया हूँ, तो मुझे याद है जब करियर स्टार्ट हुआ तो राजेश जी, आशीष जी, मैं साथ में ही काम करते थे। अरे तो उतना ज्यादा परिचित तो नहीं हूँ, बट उनके अंदाज और उनके स्वभाव से काफी परिचित हूँ, और काफी अच्छा वो गाने गाएंगे जो दिल को छूने वाले हैं। तो जरूर सबकी फरमाइश पूरी करेंगे और उसमें हमारी फरमाइश हो जाएगी। चलिए, तो बढ़िया है। तो सतपुते जी, आज इंतजार रहेगा शाम को, है ना, मार्केट बंद होने के बाद। देखिए, आपके ऊपर ये सब मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ इतने सारे लोगों से, ताकि आप पे प्रेशर बना रहे और एक बढ़िया सा गाना आप गाएं शाम को, तो फिर कल हम सुबह उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट देखिए सुधर रहा है लोज से। ये तो मस्ती मजाक की बात हुई, लेकिन अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। HDFC लाइफ, देखिए इसकी बात हुई थी, स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। नेस्ले ने देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। कोटक महिंद्रा बैंक नंबर्स के बाद अच्छा भागता हुआ आपको नजर आया, और L&T ने भी आउट परफॉर्म किया। SBI लाइफ ने भी 1% की देखिए तेजी दिखाई है। तो ये जो क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं वो अच्छा रिकवर कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर की बात आज सुबह हुई थी, वो भी देखिए खराब बाजार में भी स्टेबल है, घटा नहीं है। और HDFC लिमिटेड ने भी देखिए लो से एक रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है। तो HDFC लिमिटेड जैसे हैवी वेट्स भी भाग रहे हैं, और ये तब है जब 300 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर। तो अच्छी बात यह है कि अगर 300 अंक की गिरावट अमेरिका के बाजारों में आज होती है, तो इतनी गिरावट तो देखिए हमारे बाजारों ने आज पचा ली है। इससे ज्यादा होगी तो अलग बात है, लेकिन इतनी कमजोरी तो देखिए आज हम पचाकर जा रहे हैं। HDFC लिमिटेड जैसे हैवी वेट्स पर एक बार मैं दीवान साहब आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हाउसिंग सेक्टर में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि ये सेक्टर जो है उसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, सूचकांक 9% ऊपर जाकर बंद हुआ था। और लॉजिकल बात यही है कि हाउसिंग स्टॉक्स में तेजी के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी एक तेजी होनी चाहिए। HDFC कैसा लगता है आपको इस भाव पर? ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये 1600 से 2000 का जो फासला इसने तय किया वो इतनी तेजी से किया, और इतनी उससे किया है, क्वाइटली ग्रेजुअली किया है कि किसी के ध्यान में भी इतना आया नहीं, या नजर में इसलिए नहीं दिखा कि एक दिन जब पहले दिन जब ये 7-8% बढ़ा, तो मैंने तो बहुत सालों में पहली बार ऐसा देखा मूव जो HDFC लिमिटेड में आया था, और वो अंदेशा था कि सॉलिड डिलीवरी बाइंग शुरू हुई है इसके अंदर। और हेमंत याद रखिएगा, जो FI की जो मैंने पिछले हफ्ते जो 7000 करोड़ की बाइंग का जो जिक्र किया, उसमें ETF के जब पैसे आते हैं तो वो एलोकेशंस आपको वेटेज के हिसाब से ही मिलता है। तो इसमें वेटेज बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ये अपना मार्केट कैप रिकवर करता है। कहां 1600 था, कहां 2000, तो आज 25% जब मार्केट कैप बढ़ा है तो उसका वेटेज भी उस मायने में बढ़ता है, और उस लिहाज से इसमें मोमेंटम रहेगा। और हम जो सीमेंट शेयर्स में तेजी देख रहे हैं, हाउसिंग प्रोडक्ट्स में जो चीजों में देख रहे हैं, वो सब आपको इसमें झलकेगा, रिफ्लेक्ट होगा, कैप्चर होगा। तो आई थिंक HDFC लिमिटेड इज प्रोबब्ली अ बेटर NBFC देन एनी अदर। आपकी कोई बाकी गोल्ड फाइनेंस ये वो थोड़े बहुत सीजनल रहते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेगा, क्योंकि इतनी लो कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग हाउसिंग लोन्स पे कभी नहीं आई है काफी सालों में। मतलब पिछले 10-12 साल में इस टाइप की कॉस्ट बहुत कम रही है लोगों को। तो अगर किसी को मकान लेने की चेष्टा करनी है एज अ यूजर ड्वेलर, तो वो आज सबसे बड़ा मौका है, और ये सारा इसको मार्केट शेयर का बेनिफिट दिखता हुआ आपको दिखेगा, और वो शेयर में भी कैप्चर होगा। लेकिन एक बात तो है, अगर आप देखें आज जो सबसे स्ट्रॉन्ग माफ कीजिएगा कैंडल क्रिएट हो रही है वो है HDFC लाइफ की। और याद रखिए बिटवीन 29 सितंबर यानी अक्टूबर की सीरीज में HDFC लाइफ ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया है। ये स्पेशली वैल्यू बायर्स के लिए, और स्पेशली अगर आप देखें जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं लोग ना, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 4 इसने बेस बनाए, 4 यानी लो बनाए एग्जैक्टली अगर आप देखें 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, और उसके बाद ये चला है आज। अब ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है।
चंदन एक बात बताइएगा, अगर इसको मैं बाय करूं या फिर डिलीवरी पे काम करूं तो लॉजिकल टारगेट्स हायर लेवल्स पे क्या होने चाहिए? बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ मैं सीरीज टू सीरीज अगर एक कंपैरिजन करूं तो अक्टूबर डाउन साइड में निकल गया, 200 डेमा से पुल बैक दे रहा है। अगर अगले महीने के लिए एक आउटलुक फ्रेम करके चलना हो तो HDFC लाइफ। जी देखिए, HDFC लाइफ वीरू काफी प्रिफर्ड काउंटर है हमारा और पोजिशनल हम बार बार इसको सजेस्ट कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा मोमेंटम स्लो है तो इतना कोई बड़े मूव नहीं आ रहे हैं, बट जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से लोअर लेवल पे बेस बना के काउंटर अपटिक दिखा रहा है, लग रहा है कि 622 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे रहेगा। वैसे हम यहाँ पे 720 तक के लेवल देख रहे हैं, बट 622 इमीडिएट बेसिस पे रहेगा और कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए आपको लगभग 568 के स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। ठीक बात है, तो देखिए इसके ऊपर नजर रखिएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे काउंटर्स में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल देखिए जिसके कल नतीजे आने वाले हैं वो लाल निशान से हरे निशान में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ इस समय BPCL जिसके नतीजे बृहस्पतिवार को थर्सडे को आने वाले हैं, देखिए वो एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ। बजाज फिनसर्व एक स्मार्ट पुल बैक देखिए आपको दिखा रहा है। बजाज फिनेंस में ये पुल बैक और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको नज़र आएगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो पिटे थे देखिए फर्स्ट हाफ में, उनमें सेकेंड हाफ में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कोटक की तो देखिए हम लोगों ने कई बार चर्चा कर ही ली है। तो अब बाजार देखिए लोज पर जाकर बंद नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। सेलिंग प्रेशर अब सेकेंड हाफ में देखिए कम होता हुआ नजर आ रहा है। इवन इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स देखिए जो फर्स्ट हाफ में लगातार गिर रहे थे वो सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत देखिए रिकवरी के साथ जाकर बंद हो रहे हैं। HCL टेक जो जोर से गिरा था 1:30 बजे के आसपास देखिए वहां पर एक अच्छा पुल बैक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए ये बाजार है, बाजार आपको कुछ चीजें लास्ट में बता देता है। HUL की बात देखिए हुई थी, HUL ने देखिए आज सारा दिन हरे निशान में कारोबार किया, दिन के हाईस पर जाकर ये शेयर समाप्त हो रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जो मैं देख रहा हूं बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अच्छा सॉलिड मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। HCL टेक भी देखिए तो IT शेयरों में सेकेंड हाफ में एक बहुत ही बढ़िया पुल बैक देखने को मिल रहा है, जिनके नतीजे कल आएंगे। C8 जैसे देखिए ये भी भागते हुए आपको सेकेंड हाफ में इस समय नजर आ रहे हैं। तो अच्छी बात अगर ढूंढने निकले तो डेज लो पर जाकर बंद नहीं हुए हैं और एक स्मार्ट पुल बैक देखा गया है और 300 पॉइंट की कमजोरी अमेरिका के बाजारों में होगी, उसको हमने दरअसल आज के सत्र में पचाया है। तो ये है देखिए बाजार आज का हाँ लाल निशान में जाकर बंद हो रहे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना डरावना नहीं है वीरू, 1:2 का ही है। तो ऐसा नहीं है कि 1:6 का हो या 5 का हो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो ठीक है बाजार इसको ऐसे ही पड़ेगा कि पिछले 5 दिनों की बहुत बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए नजर आए। और डाउ में अगर फ्यूचर्स में ऐसी गिरावट नहीं होती 250 पॉइंट की तो शायद ऐसा दिन आज नहीं होता। तो कल एक नया दिन नया सवेरा, देखेंगे मार्केट किस तरह से पुल बैक दिखाता है। वो गेंद लेकर आऊंगा कल वीरू, मुझे लग रहा है फिर बाउंस बैक कल के सत्र में देखने को मिल सकता है भारतीय बाजारों में, गिवन आज काफी गिरावट देखी जा चुकी है। तो 500 पॉइंट का फॉल कह सकते हैं आप सेंसेक्स में देखने को मिला और 450 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। चलिए आपको दिखा देता हूं कि क्लोजिंग कैसी हो रही है, स्क्रीन पर लाता हूं आपको। लाल निशान में ही बंद हो रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन लोज से रिकवर होते हुए ये आप कह सकते हैं 40,000 के ऊपर देखिए वापस से जाकर समाप्त हो रहा है सेंसेक्स। और निफ्टी अगर आप देखें तो 11,700 को नहीं तोड़ा इसने, ये 11,800 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आया है सेकेंड हाफ में। तो कल 11,800 हम वापस से हासिल कर लेंगे, ये साफ है। आप 2% के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने पिछले हफ्ते बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया, बल्कि इस महीने देखिए इस सूचकांक ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कमेंट्री थोड़ी सी ढीली आई थी आज बजाज ऑटो की, और देखिए बजाज ऑटो तो 6% घटाई, साथ में दूसरे 2 व्हीलर स्टॉक्स को भी लेके नीचे गया। हीरो मोटोकॉर्प भी देखिए 7% जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिला। पूरा का पूरा हीट मैप दिखाता हूं कि किस तरह की आज सत्र रहा। ओवरऑल पिक्चर आपको एक हीट मैप से देखने को मिलेगी, क्योंकि 50 के 50 निफ्टी के शेयर देखिए यहाँ पर प्लॉट हो जाते हैं। तो HDFC लाइफ ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। देखिए अच्छे नतीजे जब आते हैं तो उसके बाद इस तरह का मूव देते हैं ये स्टॉक। हमने देखा SBI लाइफ ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तो अगर आप देखें SBI लाइफ आपको यहाँ नजर आएगा 1.25% की तेजी दिखाता हुआ। ऊपर वाले हिस्से में ये 2 ही इंश्योरेंस कंपनियां हैं निफ्टी में और इन दोनों ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। नेस्ले अच्छे नतीजों के बाद भागता हुआ
कोटक बढ़िया नतीजों के बाद भागता हुआ। कोटक और इंडसइंड बैंक के बीच में मर्जर के टॉक्स देखिए हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आई। हालांकि रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया इंडसइंड बैंक ने, लेकिन फिर भी इंडसइंड बैंक अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ। इंडसइंड बैंक के दरअसल नतीजे इस हफ्ते आगे आने वाले हैं, इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा था। L&T ने ये फैसला लिया है कि 28 तारीख को अपने नतीजों के साथ ये एक स्पेशल डिविडेंड दे सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि 35 रुपए के आसपास का डिविडेंड हो सकता है, इसलिए ये भागा है। और HUL ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है क्योंकि अच्छा नतीजे नेस्ले ने पेश किए हैं। ब्रिटानिया भी देखिए साथ में भाग रहा था। तो बहुत सारे FMCG स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आए। हीरो, बजाज, आइशर, M&M में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बीते हफ्ते में बहुत ही शानदार मूव इन ऑटो स्टॉक्स ने दिखाया था। तो कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। अब दशहरे का इवेंट देखिए हट गया है, निकल गया है, तो लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। मेटल्स में भी देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग का सत्र आज के सत्र में देखने को मिला। JSPL 6%, टाटा स्टील 4%, NMDC सेल जैसे स्टॉक्स आज पिटते हुए आपको नजर आए। तो मेटल स्टॉक्स बहुत भागने के बाद थोड़े से कूल डाउन हुए। सन फार्मा, इप्का, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, इनमें भी दबाव देखने को मिला। अब टोरेंट फार्मा के नतीजे बाजार इस सेक्टर के ऊपर ओवरऑल नजर रहने वाली है। अच्छा, सीमेंट शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे आज के सत्र में। गुजरात सिद्धि और श्री दिग्विजय सीमेंट जैसे शेयरों ने आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। AB मनी, मोतीलाल ओसवाल सुबह सुबह स्टॉक 2020 में भी थे, इन्होंने भी आज आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसे टफ एनवायरमेंट में बाजार में ये शेयर खड़े हुए थे, मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। पॉलीप्लेक्स, KEI इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रो, सिंजन, ये कुछ आइडियाज थे जो आपको CNBC आवाज पर आज देखने को मिले और इन्होंने टफ मार्केट में आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। तो बाजार बंद हो चुके हैं। लाल निशान में क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन 11,700 के स्तर को तोड़ा नहीं और वहां से रिकवरी के साथ वीरू जाकर आज समाप्ति हुई है। ये है आज पूरे के पूरे बाजार का समाप्त। जय। और अक्टूबर की सीरीज में फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, सितंबर 25 को ये पुल बैक स्टार्ट हुआ था, जब हम करीब 10,800 की ट्रैजेक्टरी से 12,040 का हाई लगा के आए। आज पहली बार हमने 20 डेमा टेस्ट किया, लेकिन अच्छी बात है कि क्लोजिंग हम 20 डेमा को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है याद रखिएगा, ये एवरेज ये आपके अप ट्रेंड को सिक्योर करके रखता है। उसको आपने सिक्योर किया और 24,000 एक बार बैंक निफ्टी पर फिर विजिबल था। आज शॉर्टिंग काफ़ी हुई है, देखते हैं किन किन स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है डेरिवेटिव्स में। याद रखिएगा कोफोर्ज IT में अभी एक सेल कॉल भी थी इसी कार्यक्रम में, और साथ ही साथ माइंडट्री, इन 2 IT स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। उसके बाद अगर आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में वोल्टास, ACC और एक सिमेंस लोअर लेवल से बाइंग विटनेस करके गया। L&T और सिमेंस में अगर आप देखें आज काफ़ी सारा लॉन्ग OI एडिशन हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें जिस स्टॉक में और पेन था वो था टोरेंट फार्मा, यहाँ भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। उसके बाद एक स्टॉक था बॉश, इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई, और साथ ही साथ हायर लेवल से एक स्टॉक में और जहाँ पे शॉर्टिंग हुई है वो है M&M। आज ये डे लो की ट्रैजेक्टरी में करीब 5% गिर के बंद हुआ। लेकिन लॉन्ग कहाँ पर गया है याद रखिए, HDFC लाइफ, SBI लाइफ के अगर आप देखिए नंबर्स के बाद इसमें भी एक मूव आया डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। HDFC लाइफ, नेस्ले और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 ऐसे स्टॉक्स थे जो कि सबसे सेंसिबल, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कल के सेशन में कैरी करके ले गए हैं। हेमंत, बिल्कुल, चलिए आप अपने विशेषज्ञों से विदा लेते हैं। आशीष चतुर्मोता जी, राजेश सतपुते जी, प्रकाश दीवान साहब, रचना आपका धन्यवाद, चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, गाबा साहब थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए और बढ़िया आइडियाज़ हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल सुबह फिर से चैनल पर मुलाकात होगी आप सभी से। लेकिन आइए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था उसमें कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया, और उसके बाद फिर कमोडिटी बाजार की बात करेंगे। तो देखिए आज बहुत ही टफ मार्केट था और ऐसे टफ पिच पर एक पॉजिटिव रिटर्न्स दोनों टीम ने आए, ये अच्छा बात है। 1% के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने, आधे % के आसपास के रिटर्न्स मेरी अच्छी टीम ने देखिए कमा कर दिए हैं। दिखाते हैं आपको मेरी टीम के वो स्टॉक्स जो आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे थे। LT फूड 3% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक करीब 1.25% ऊपर, और AB मनी में भी 1% की तेजी देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउस के स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक मूव देखने को मिलेगा 1.5% ऊपर। ज्योतिष फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। चलिए तो वीरू और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। कमोडिटी बाजार का क्या है हाल, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। इक्विटी मार्केट्स के लिए इतना ही। दीपाली बिल्कुल रेडी आपको नजर आ रही हैं, तैयार हैं। दीपाली बताइए कहाँ नजर है आपकी?
हेमंत, इक्विटी मार्केट्स की तरह कमोडिटी मार्केट्स में रौनक नहीं है। इस बाजार में भले ही रौनक ना हो, लेकिन जो दूसरे बाजार है ना, वहां पर खूब खरीदारी हो रही है, गाड़ियों की खूब बिक्री हो रही है और ज्वेलरी मार्केट में दमदार रौनक लौटते हुए दिख रही है। तो ये चेंज देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस वाइज एक्शन नहीं है, एक दायरे में कारोबार हो रहा है। तो उसी पर फोकस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।